निधि अनेजा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका द हिम्मत भारद्वाज शो में। 1000 करोड़ की सेल्स आपने जनरेट की। जी सर। ये 100 करोड़, 50 करोड़, 10 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, ये जर्नी एक दिन की नहीं है, एक महीने की नहीं है। लॉन्ग जर्नी। इट्स अ लॉन्ग जर्नी ठीक है। एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, राइट। सबसे पहले तो हम है ना कंफ्यूजन में यही रहते हैं कि जैसे मैं भी कॉलेज के दिनों में था कि यार मैं जॉब करूं या मैं बिजनेस करूं, बहुत बड़ा कंफ्यूजन, और मेरा नहीं हजारों लोगों का होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको अपना बैकग्राउंड देखते देखते फाइनेंशियल स्टेटस तो देखना ही देखना है। आपका बच्चा क्या चाह रहा है, क्या उसमें वो स्पार्क है। सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है ना, थर्ड कैटेगरी के साथ में आती है। पेरेंट्स जॉब में, वो बिजनेस करना चाहता है, यहाँ पे क्लैश होना शुरू हो जाता है। जो चीज आप अपने बच्चे की दिल की सुन के करोगे ना, तो उसमें बच्चा अपना पैशन पूरा लगाएगा, अपनी एनर्जी पूरी लगाएगा। और अब वो ज़माना चला गया है सर कि मैं बिजनेस में हूँ तो मेरा बच्चा बिजनेसमैन बने। तो एक अच्छी सेल्स टीम को आपको सबसे पहले, या मार्केटिंग या फाइनेंस, जो भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, सबसे पहले आपको राइट सोर्सिंग करनी चाहिए। मैंने कभी भी, जब तक मैं जॉब लाइन में थी, मैंने कभी भी किसी कंपनी से या नाम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। निधि अनेजा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका द हिम्मत भारद्वाज शो में। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए कैसे हैं। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ मैं। और आप बहुत बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, पिछले 28 साल से जी सर। काम कर रहे हैं। जी सर। और मैंने सुना 1000 करोड़ की सेल्स आपने जनरेट की। जी सर। मैम बड़ा, मतलब मैं तो हैरान रह गया, 1000 करोड़, जी है सर। ना। तो वो सारे के सारे सीक्रेट्स हम आपसे जानने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी जो मेरी ऑडियंस में वो स्टूडेंट्स हैं, राइट। उनके पेरेंट्स हैं। सबसे पहले तो हम है ना कंफ्यूजन में यही रहते हैं कि जैसे मैं भी कॉलेज के दिनों में था कि यार मैं जॉब करूं या मैं बिजनेस करूं, बहुत बड़ा कंफ्यूजन, और मेरा नहीं हजारों लोगों का होता है। तो कैसे पता करें कि हम जॉब के लिए बने हैं या बिजनेस के लिए बने हैं, और दूसरा कि जॉब अच्छी होती है या बिजनेस अच्छा हो। देखो सर, जॉब के लिए आप बने हैं या बिजनेस के लिए बने हैं, दैट इंटायरली डिपेंड्स कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, राइट। जैसे कि मैंने बहुत सारी फैमिलीज देखी हैं जो बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे बिजनेस ही करें, या तो हेरिडिटरी बिजनेस संभाल लें, या कोई नया प्रोडक्ट लाइन डाल लें, क्योंकि माँ बाप के पास पैसा है। तो वो चाहते हैं कि बच्चा जो है हमारे ही अंडर बिजनेस की सारी लैंग्वेज सीख जाए, ठीक है। राइट। और जो जॉब करते हैं वो यूजुअली यही चाहते हैं, आप कई पेरेंट्स देखेंगे जैसे जो गवर्नमेंट जॉब में है, जो प्राइवेट जॉब्स में है, वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छी कंपनी में लग जाए, एक अच्छी सैलरी पैकेज पे लग जाए, गूगल में लग जाए, या किसी बहुत ऐसी कंपनी में लग जाए जहाँ उसका परमानेंट पैकेज हो। बट मैंने थर्ड कैटेगरी भी देखी है आज की डेट में, स्पेशली रितेश अग्रवाल को देखकर, जहाँ कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है लेकिन बच्चों में बहुत स्पार्क है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपना बैकग्राउंड देखते देखते फाइनेंशियल स्टेटस तो देखना ही देखना है। आपका बच्चा क्या चाह रहा है, क्या उसमें वो स्पार्क है, क्या वो आपसे ये बात कर रहा है कि मैं जॉब के लिए नहीं बना हूँ, मैं बिजनेस के लिए बना हूँ। क्योंकि देखो, जो चीज़ आप अपने बच्चे की दिल की सुन के करोगे ना, तो उसमें बच्चा अपना पैशन पूरा लगाएगा, अपनी एनर्जी पूरी लगाएगा। लेकिन जहाँ आपने फोर्स करा बच्चे को कि हम बिजनेस में, आप भी बिजनेस में आओ, तो वहाँ फोर्स पे काम नहीं चल पाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना खुद का फैमिली बैकग्राउंड पहचानो, अपना फाइनेंशियल स्टेटस पहचानो। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब पे आप कोशिश करो कि बच्चे जो हैं आपके जॉब करना भी चाहते हैं या बिल्कुल, नहीं। आपने सही भी बोला कि जो आपने 3 कैटेगरी बनाए हैं ना, ये मेंटेलिटी है। जॉब वाला यही सोचता है कि मेरा बच्चा जॉब में जाए, बस अच्छी जॉब हो। अच्छी जॉब हो। बिजनेस वाला जर्नली चाहता है कि मेरा बच्चा जो मैंने सेटअप कर दिया है, इसी को संभाल ले या इसी चीज को ग्रो कर दे। राइट। सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है ना, थर्ड कैटेगरी के साथ में आती है। पेरेंट्स जॉब में, वो बिजनेस करना चाहता है, यहाँ पे क्लैश होना शुरू हो जाता है। राइट। बट सर, मैं इसमें ये बोलना चाहूँगी कि आप आज की डेट में जितने भी एंटरप्रेन्योर्स देख लो, हाँ, आप उपेंद्र गोयल जी देख लो जोमेटो, रितेश अग्रवाल जी को देख लो ओयो, आप बताओ उनके कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं कोई है। फैमिली बैकग्राउंड नहीं रितेश ये उपेंद्र गोयल जी IITN है मैथमेटिक्स में। अच्छा। राइट। तो कहीं ना कहीं अगर उनके पेरेंट्स ने उन्हें पुश किया होता तो आज जोमेटो नहीं होता, आज ओयो नहीं होता, है ना, आज पेटीएम नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे के स्पार्क को समझा लो। और अब वो ज़माना चला गया है सर कि मैं बिजनेस में हूँ तो मेरा बच्चा बिजनेसमैन बने, मैं जॉब में हूँ तो बच्चा जॉब ही करे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चे के टैलेंट एंड स्पार्क को पहचानो और उसको आगे बढ़ाओ। ठीक है।
मैम मुझे ये जानना है कि जैसे अगर मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है तो और उसको 100 करोड़ पे लेके जाना, जी तो इस जर्नी को मैं पूरा आपसे जानना चाहता हूँ स्टेप बाय स्टेप, जी क्योंकि ये जो बार बार जो हम यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, बहुत सारे लोग गाइड करते हैं लेकिन मिसगाइड भी बहुत किया जाता है ना। राइट तो मैं आपसे वो स्टेप्स जानना चाहता हूँ, वो जो ऑथेंटिक स्टेप्स हैं एक बिजनेस को शुरू करने के और उसको बड़ा करने के, वो कौन कौन से स्टेप होते हैं? राइट। तो सर सबसे पहले तो ये 100 करोड़ 50 करोड़ 10 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ ये जर्नी एक दिन की नहीं है, एक महीने की नहीं है, लॉन्ग जर्नी है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी ठीक है। एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, राइट। जिसमें सबसे पहले आपको जो स्टार्ट करना पड़ता है, आपको अपने बिजनेस आइडिया को पहचानना पड़ता है कि आप जो प्रोडक्ट लाइन मार्केट में लेकर आ रहे हो, मार्केट के अंदर इस टाइम पे उस प्रोडक्ट लाइन के कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, राइट। अच्छा। उसके प्रॉफिट मार्जिन्स क्या हैं, आपका पैट कितना बचेगा। आपने सारी कैलकुलेशन की कि मेरा कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन एक लीड लाने में मुझे इतना पैसा लग रहा है, उसके बाद मुझे अपनी टीम मैनेज करनी है, रेंट हैं, डायलर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, जो भी मेरे खर्चे हैं इस बिज़नेस को चलाने के लिए। इवेंचुअली जब मेरा ये बिज़नेस जो हर महीने ख़त्म होगा, जब मैं अपना कॉस्ट एंड प्रॉफिट देखूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट कितना बच रहा है, मतलब राइट। आपको पूरी की पूरी लर्निंग करनी है, हाँ। लर्निंग के बाद उस चीज में उतरना है। लर्निंग नहीं सर, मैं ये नहीं बोलूँगी लर्निंग, आपको पूरा का पूरा इन्वेंट्री और कॉस्ट मैनेजमेंट करना है कि अगर मुझे 100 करोड़ के बिजनेस पे जाना है तो सबसे पहले मेरे जो जो डिपार्टमेंट्स इसमें काम करने वाले हैं मैं उनकी कॉस्टिंग एक जगह लिख लूँ, क्योंकि मैं एज ए बिजनेसमैन 100 करोड़ पे पहुँचना चाहती हूँ, लेकिन मेरा इनिशियल फर्स्ट मंथ में प्रॉफिट तो कुछ है नहीं, मुझे लगाना है अपनी जेब से। तो क्या मैं पहले महीने का अपना जो मेरे हाथ में कैश इन हैंड है उसका मैं एक बार को उसको कहीं पार्क कर लूँ कि भैया 10 लाख रुपए है, इसको मैं कहाँ कहाँ लगा सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होंगे जहाँ पर आपको फ्रीलांसर्स लेने पड़ेंगे, परमानेंट एम्प्लॉयज़ नहीं लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अपना प्रोडक्ट लाइन को आप पहचान लो कि मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन कितना है, उससे मेरे को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचने वाला है। फॉर एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, जो लोग एडटेक के अंदर लाइव ट्रेनिंग्स दे रहे हैं उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जो लोग रिकॉर्डेड सेशंस दे रहे हैं, राइट, जैसे मैं अभी पीछे एक कंपनी में काम करती थी, वहां पर हिंग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा था, आपने रिकॉर्ड कर दिया, अब एक रिकॉर्डिंग को 1000 लोग देख रहे हैं, आपका वन टाइम कॉस्ट है, राइट। बट जो लाइव सेशंस कर रहे हैं कंपनीज, जैसे मैं कंपनी जानती हूँ आयरा स्किल्स, वो लाइव सेशंस करते हैं, हर सेशन की अपनी कॉस्ट है सर, ट्रेनर की कॉस्ट है, जूम की जो हम जूम पे मीटिंग्स करते हैं उसकी कॉस्ट है, राइट, ऑडियंस को लाने की कॉस्ट है, सही बात, राइट, उसके बाद ऑडियंस को सर्विस देने की कॉस्ट है। तो एक लाइव ट्रेनिंग बहुत महंगी पड़ती है। तो डिपेंड करता है कि आपने अपना मॉडल कैसा रखा हुआ है, तो उसके हिसाब से आपका जो है बिजनेस और प्रॉफिट एंड टैक्स एंड ये सब निकालने के बाद आपको पता चलेगा कि मैं एक महीने में 10 लाख लगा सकता हूँ, तो 10 लाख के ऊपर मैं कितना कमा सकता हूँ। उसके बाद धीरे धीरे आप बिल्ड करेंगे। लेकिन आपने ये भी चीज़ बीच में, माफ़ी चाहूँगा रोकूंगा, ये जो चीज़ है इसका मतलब ये एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? बिजनेस आइडिया तो मेरे पास आ गया कि मुझे बिजनेस करना है, लेकिन कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, क्या होगा, कैसे होगा, ये एक्सपीरियंस कैसे आएगा? ये एक्सपीरियंस भी तो तब आएगा ना जब हम किसी न किसी कंपनी में काम करेंगे, राइट, है ना, और वहाँ से चीज़ें सीखेंगे। देखो सर, 2 चीज़ें हैं, मैं हमेशा यही बोलती हूँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप खुद अपने आप को झोंको, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो मार्केट से लोग उठा लो। आप बिजनेस प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी पे फोकस करो, वो आपका धंधा चलाना, टीम को ट्रेन करना, अच्छी टीम लाना, प्रोसेसेस बनाना, बैकएंड बनाना, उन्होंने सारी जिंदगी वही एक्सपीरियंस लिया है। तो 2 चीज़ों पे ज़्यादातर फाउंडर क्या कहते हैं, मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है, मैं पैसा लगाना चाहता हूँ, मैं पैसा लगा दूंगा, लेकिन मैं बाहर से किसी को नहीं लेकर आऊँगा, मैं खुद ही करूँगा ये सारी चीज़। बहुत बढ़िया, आप करो, लेकिन क्या आपके पास मार्केट का एक्सपीरियंस है? क्या आपको पता है कि एक अच्छी सेल्स टीम में हायरिंग से पहले क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? सेल्स टीम आ गई आपकी तो उसको ट्रेनिंग्स कैसे देनी है आपको? जब आपके पास और डिपार्टमेंट्स है, फाइनेंस की टीम है, उनके क्या KRAs हैं, वो आपको रिपोर्ट करेंगे, आपको पता ही नहीं उनसे काम क्या लेना है, आपको पता ही नहीं कि फाइनेंस की टीम काम क्या करती है, आप उनका आउटपुट को इवैल्यूएट कैसे करोगे, राइट। तो इतने सारे डिपार्टमेंट एक फाउंडर को अकेले चलाने पड़ते हैं जो वो बिजनेस रन करता है। मार्केटिंग है, फाइनेंस है, HR है, सेल्स है। क्या आप में इतनी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है कि आप मार्केट के एक्सपीरियंस लोगों को चला सकते हो? नहीं ना, तो अपने नीचे एक हेड ले आओ जिसको मार्केट का एक्सपीरियंस है। आई अंडरस्टैंड की कॉस्ट है, लेकिन आपका बिजनेस फिर अच्छे से चलेगा क्योंकि आप मार्केट का एक्सपीरियंस लेकर आए हो, वो एक्सपीरियंस आपके बिजनेस को चला रहा है।
तो स्टेप 1 तो ये हो गया कि जो भी अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं कि मार्केट पे पूरी रिसर्च कर लो, जी उसके बाद शुरू करो। जी। तो मैंने मार्केट पे रिसर्च भी कर ली, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या आता है? मार्केट पे रिसर्च करने के बाद अब आपको अपनी टीम की हायरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं जैसे अगर कोई बिजनेस आइडिया लेकर आती हूँ या कोई बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, तो मैंने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के बाद सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि मुझे इस प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने के लिए मेरे को किन किन डिपार्टमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, और मैं उनकी कॉस्ट साइड पे लिख लूंगी। राइट, कॉस्ट साइड पे लिखने के बाद मुझे ये पता चल जाएगा कि इस महीने मैं सिर्फ ये 2 डिपार्टमेंट्स ही ला सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास 10 लाख रुपए है, 15 लाख रुपए है, बिकॉज कैश इन हैंड के ऊपर ये बिजनेस सारा चलेगा। सही बात है। सेकंड प्रोसेस पे आपको अपने सारी कॉस्ट, अपने सारे खर्चे जो है बिजनेस के डिपार्टमेंट के, वो लिखने पड़ेंगे। उसको लिख के आगे लिखने के बाद डिपार्टमेंट्स में उसका खर्चा लिख लो। खर्चा लिखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा इस महीने खर्चा होने वाला है। अब उस खर्चे के साथ आप ये देख लो कि जब ये लोग आएंगे तो इनसे मेरे को क्या आउटपुट मिलने वाला है, एंड डेफिनेटली वो आउटपुट आपका सेल्स नंबर से मैच होना चाहिए, नहीं तो अगले महीने के लिए भी आपको कैश इन हैंड चाहिए। राइट, इस सेकंड पॉइंट को थोड़ा सा हम एलिब्रेट करते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं जी। कि किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए एक अच्छी टीम तो होना जरूरी मैंडेटरी है है। ना, मैंडेटरी है। लेकिन एक अच्छी टीम बनाएं कैसे, अच्छे लोगों को हायर कैसे करें? जी जी सर, ये क्वेश्चन ना आपने बहुत वैलिड पूछा है। मैंने पहले भी ये क्वेश्चन कवर किया था कि फाउंडर्स जो होते हैं या बिजनेसमैन जो होते हैं ना, उनका सारा ध्यान सिर्फ गल्ले पे जा रहा होता है कि मेरा बिजनेस बढ़ाओ, मेरा बिजनेस बढ़ाओ। ट्रू। लेकिन उनको ये बात नहीं पता होती कि आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए आपका बिजनेस कौन करता है। या तो मार्केटिंग टीम आपकी मार्केटिंग कर रही होगी, सही बात है। वो आपके बिजनेस को दुनिया तक लेके जा रही होगी, या सेल्स टीम आपके कस्टमर्स को कॉल करके आपका प्रोडक्ट बेच रही होगी, या 100% उनको true. बता रही होगी आपके प्रोडक्ट के बारे में। राइट, तो एक अच्छी सेल्स टीम को आपको सबसे पहले, या मार्केटिंग या फाइनेंस, जो भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, सबसे पहले आपको राइट सोर्सिंग करनी चाहिए। राइट सोर्सिंग कहाँ से होती है? आपके पास अच्छे इंटेलिजेंट HR के लोग होने चाहिए जिन्हें जॉब प्रोफाइल का पूरा नॉलेज हो। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जब भी मुझे कोई हायरिंग करनी होती है अपने डिपार्टमेंट में, तो मैं सबसे पहले HR को खुद बिठाकर बताती हूँ कि देखो ये रोल है, ये जॉब प्रोफाइल है, इस रोल की ये एक्सपेक्टेशंस हैं। राइट, उसका JD लिखवाती हूँ मैं पूरा। JD लिखवाने के बाद मैं उसको मार्केट के अंदर फ्लोट कराती हूँ, Naukri.com पे डलवाती हूँ, Indeed पे डलवाती हूँ, LinkedIn पे डलवाती हूँ। जब कैंडिडेट्स आपके पास, आपके HR के पास कॉल करते हैं, तो आपका HR को ये पता होना चाहिए, थॉरोली पता होना चाहिए कि इस जॉब से, इस जॉब प्रोफाइल से हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, और उसको वो क्लियरली कम्युनिकेट भी करना है दूसरे एम्प्लॉय को, ताकि जब आपके पास एक अच्छा टैलेंट आए तो उसको एक्चुअली पता हो कि मुझे किस चीज़ के लिए बुलाया गया। अच्छा टैलेंट आपके पास में रुकेगा कैसे? क्योंकि जैसे ही अच्छा टैलेंट आ तो जाता है, लेकिन जो बाकी जो कंपटीशन में कंपनीज उतरती हैं, वो दूसरी कंपनीज के अच्छे अच्छे टैलेंट को देखती रहती है ना, जी, जी। और वो कुछ भी ऑफर देके उस टैलेंट को ले भी जाती है। जी। तो कैसे अच्छे टैलेंट को अपनी कंपनी में मतलब रखें? जी, देखो सबसे पहले तो ये है कि आपको अपने अच्छे टैलेंट को ना इमोशनली कनेक्ट होना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलती हूँ, मतलब क्या इमोशनल? इमोशन से ये है कि आपकी टीम सिर्फ आपके लिए एक सेल्स टीम नहीं है, वो एक फैमिली है। राइट, आपके साथ जो काम कर रहे हैं, अब जैसे मैं लीडर हूँ, मैंने इंडस्ट्री में 28 साल काम किया है। मेरे लोग मुझे वहाँ से, मतलब 6-6 साल, 8-8 साल पुराने लोग भी मुझे ढूंढ के कहते हैं, निधि मैम हम यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, निधि मैम आपके साथ काम करना है, कोई पोजीशन है तो मुझे बता दो, मैं कम पे भी आ जाऊँगा। वो क्या किया है मैंने सिर्फ इतना किया है कि जब वो मेरे साथ काम करते थे, तो काम पे तो मैं बहुत टफ हूँ हिम्मत सर। मतलब आप कोई लीडर उठा लो इंडस्ट्री में, कोई मोटिवेशनल स्पीकर उठा लो, वो कहेंगे इससे बड़ी टफ टास्क मास्टर नहीं है। अच्छा। काम पे, मतलब मेरी टीम में काम करना, मेरे साथ काम करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। राइट, व्हेन इट कम्स टू वर्क, सिर्फ काम। राइट, बट जो इमोशनल बैलेंस मैं क्रिएट करके चलती हूँ, जहाँ पर मेरे एक टीम मेंबर को ये पता है कि अगर मैं इस कंपनी में हूँ तो मेरा बेस्ट ऑफ अप्रेजल होगा, और वो ये मैम करेंगी मेरा। अगर मैं इस कंपनी में हूँ, मुझे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, भगवान ना करे एक्सीडेंट हो गया, घर में किसी की कुछ बीमारी हो गई, मेरे को कंपनी से नहीं मांगना, मेरे को निधि मैम को अप्रोच करना है, और निधि मैम जितना हो सकेंगी वो कर देंगी। मेरे घर में मेरे बच्चे का बर्थडे है, राइट, वो फीमेल या मेल अपने घर में बाद में पहुंचेंगी, मैम की तरफ से पहले एक गिफ्ट पहुंचा हुआ होगा बच्चे के लिए। मम्मी पापा बीमार है, हमें पता चला है, एक हमारा एम्प्लॉय के मम्मी पापा बीमार हैं, राइट, और वो कॉल्स ले रहा है, ऑफिस में बैठा हुआ है, वो नहीं जा सकता है, ऑफिस का एक स्टाफ उनके पास पहुंचा हुआ है, और जब वो घर में रात को गया, भाई यहाँ पे तो पूरा दिन तेरे ऑफिस का एक स्टाफ था हमारे साथ।
सी आपको थोड़ा सा ह्यूमैनिटी पे बिलीव करना पड़ेगा, नहीं तो टीम्स नहीं रुकती तो हैं। एक साथ आप दोनों चीज़ें, मतलब ह्यूमैनिटी की भी बात कर रहे हैं और आप टफनेस की भी बात कर रहे हैं कि जी मुझसे टफ भी कोई नहीं है। जी। कोई एक एग्जांपल दे सकते हैं मतलब? हाँ, मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे मेरे टीम में एक टीम मेंबर है, हाँ। राइट, और वो एब्सोल्युटली नॉन परफॉर्मर है, एब्सोल्युटली, ठीक ठीक है। है। और उसने 2 साल मेरे साथ काम कर चुकी है वो, राइट। 2 साल से मैं सिर्फ उसे सिखा रही हूँ, मतलब एब्सोल्यूट नॉन परफॉर्मेंस मीन्स मेरी टर्म में, क्योंकि मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आपको अपनी सैलरी का 7 टाइम्स अपने टीम मेंबर से लेना चाहिए। तो मेरे लिए वो 7 टाइम्स नहीं है, 6 टाइम्स है, तो वो नॉन परफॉर्मर है, राइट। बट मैं टाइम एंड अगेन उस टीम मेंबर के ऊपर एफर्ट्स करती रहती हूँ। तो उससे क्या आता है, एफर्ट्स इन द सेंस कि उसकी फैमिली से, उसके हस्बैंड से, उसके बच्चे से बात करती रहती हूँ। बहुत छोटा बच्चा है उसका, उनके लिए गिफ्ट्स भेजती रहती हूँ। तो क्या है ना, शर्म के मारे वो टीम मेंबर ना, जहाँ पहले एक लाख 2 लाख का रेवेन्यू करती थी, अब वो हर महीने कोशिश करती है कि मैं चलो 4 नहीं कर सकती तो 3 तक तो पहुँच जाऊँ। तो वो जो अंदर से एक होता है मुँह से चिल्लाओ, और एक होता है आंखों की शर्म, ना। जब आपका लीडर आपको सिखा रहा है, आपको ट्रेनिंग्स दे रहा है, आपको अच्छी लीड्स दे रहा है, दूसरी तरफ वो आपको फैमिली को भी कुशन कर रहा है, ऐसे में ना ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सिर्फ मारते 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 हैं, लोग छोड़ के चले जाते हैं। हम यहाँ मारते तो हैं लेकिन पीछे से कुशन दे देते हैं। तो टीम मेंबर कहता है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो कहीं जाऊंगा तो वहां पर मेरे को ये भी नहीं मिलने वाला, यहाँ पे तो हमारा मैनेजर हमारे साथ ढाल की तरह खड़ा है। तो वो बैलेंस करना बहुत जरूरी है सर, बहुत जनरली जरूरी है। देखा गया है मैम कि या तो बंदा जो ओनर होता है या तो ज़्यादा ही टफ होता है, तो वो स्टिक मोड में रहेगा हमेशा, मतलब सुनना सुनाना ये चीज़ चलती रहती है, या बहुत ज़्यादा काइंड होता है, वो बैलेंस नहीं हो पाता। मैं एक स्कूल ओनर हूँ, तो मुझे अपनी टीम को, आपको क्या लगता है किस तरीके से गाइड करना चाहिए, क्योंकि जनरली वो टीचर्स हैं। राइट राइट सर, टीचर्स तो इमोशनली बहुत कनेक्ट होते हैं, हाँ। बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि वो एक तरीके के काउंसलर्स होते हैं, राइट। तो टीम को सर साथ लेके चलना पड़ेगा, उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें कर दो, रिवॉर्ड्स कर दो, रिकग्निशन कर लो, उन्हें एक पार्टी दे दो, उनके घर पे एक सर्टिफिकेट भिजा दो। एक फीमेल के लिए, स्पेशली फीमेल्स के लिए मैं बता रही हूँ जो मैरिड फीमेल हैं, अगर उनके घर में एक चिट्ठी गई उनके हस्बैंड के नाम पे कि डियर अमित तनेजा, योर वाइफ इज डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब, आपको नहीं पता वो दिन में कितना काम करती है और हमारी कंपनी उस पर प्राउड फील करती है। और जब हस्बैंड ने ये चिट्ठी पढ़ी और वाइफ को बताया, सर आपने जीत लिया उस फीमेल को, क्या बात, जीत लिया। मतलब एक तरफ आपको टफ भी रहना, काम भी लेना। सर काम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते ना। देखो अगर आप काम पे कॉम्प्रोमाइज़ किए, इवेंचुअली प्रॉफिट नहीं आएगा, सैलरीज नहीं आएंगी। तो आपके एम्प्लॉयज़ जिनको आप इतना प्यार कर रहे हो, या आप उनको इमोशनली कनेक्टेड हो, इमोशनली कनेक्ट होने का क्या फ़ायदा होगा जब उनके घर में सैलरी नहीं जाएंगी। तो आप जो मेहनत कर रहे हो या टफ हो रहे हो, उन्हीं की सैलरी और उनके अप्रेजल्स के लिए हो रहे हो। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो मतलब आप टफ किस, मतलब आपका फिर उस टाइम पे नेचर क्या रहता है, आप किस तरीके से उनको? सर मैं बहुत टफ हूँ, मैं आपको फिर बता रही हूँ। मेरे पास प्रॉपर PIP प्लान है, जो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान्स होते हैं, जिसमें मैं खुद प्रॉपर ट्रेनिंग्स देती हूँ, ठीक है। और अगर ट्रेनिंग्स देने के बाद भी मुझे लगता है, देखो कैटेगरी में डिवाइड कर देती हूँ मैं टीम को। एक बहुत अच्छे परफॉर्मर्स हैं, उनमें एटीट्यूड रहता है पर अच्छे परफॉर्मर हैं, चलने दो, रेवेन्यू कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे कैटेगरी के लोग आते हैं जिनमें परफॉर्मेंस तो उनकी ठीक ठाक है, लाइक सही है, लेकिन वो काम तो करना जानते हैं लेकिन वो करते नहीं है, उनमें थोड़ा सा ये है कि ओनरशिप की कमी है। तो उसको जगाओ, उनको इंसेंटिव्स दिखाओ। मैं तो सेल्स में मैं इंसेंटिव की बात करती हूँ, और मेरे को कुछ समझ नहीं आता कि भाई अगर ए कैटेगरी वाला इतना 15,000 इंसेंटिव कमा रहा है, तो जो आपका B कैटेगरी वाला है जिसमें पोटेंशियल है लेकिन वो उसको यूज़ नहीं कर रहा, आप उसको बताओ, हर महीने बताओ कि तूने इतना नुकसान कर लिया अपना। और ये पहला नुकसान तो 15,000 रुपये महीने का नहीं है, खुद का नुकसान बताओ, अपना नुकसान नहीं, उसी का नुकसान है। 15,000 इंसेंटिव उसने नहीं कमाया सर, उसको ये बताना है मेरे पास 10 लोग हैं, सबने 15,000 कमाया है, ठीक है, 11वां तू है जिसने नहीं कमाया है, राइट। हर महीने उसे ये दिखाओ, पता है तुझे उसका इतना इंसेंटिव आया है इस महीने, उसने मोबाइल फ़ोन लिया है, गाड़ी लिया है। और दूसरा ये होगा लास्ट में कि सर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट एक टफ कॉल तो लेना पड़ता है। वो लोग जिनके पास ना ओनरशिप है, ना उनमें लॉयल्टी है, ना वो काम करना चाहते हैं, ना वो सीखना चाहते हैं, टफ कॉल लो, PIP के प्रोसेस के थ्रू उन्हें निकालो। आप कितना टाइम लेना चाहिए? सर PIP प्रोसेसेस यूजुअली जो होते हैं ना वो 1.5 मंथ्स के होते हैं,
पहला नोटिस जाता है उनको 15 दिन का, ठीक है। फिर दूसरा नोटिस जाता है 31 को उनका रिव्यू होता है, फिर लास्ट फाइनल नोटिस जाता है अगले 15 तारीख तक का। कई बार ऐसा भी होता है, एक टीम मेंबर बहुत अच्छा काम कर रहा था, सालों से अच्छा काम कर रहा था, लेकिन बाद में या तो ऑफिस पॉलिटिक्स हो गई या कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल गिर गई है, जी तो उसको दोबारा से ट्रैक पे कैसे लेके आया जाए? सर, दो चीज़ों से टीम मेंबर्स हमेशा उठ पाते हैं। आप कितना ज्ञान दे दो कोई फायदा नहीं, उनके मतलब का क्या है। या तो एक टीम मेंबर को पैसा चाहिए, या उसको वो इज्जत चाहिए, या वो वैल्यू चाहिए जो वो इतने टाइम से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ढूंढ रहा है। दो ही चीज़ों से लोगों का माइंड डाइल्यूट होता है। पहला ये होता है कि मेरे को सैलरी ठीक नहीं मिल रही, या कम मिल रही है, या अप्रेजल अच्छा नहीं मिल रहा है, एक टाइम पे नहीं मिल रही, मेरे इंसेंटिव्स अच्छे नहीं है, मेहनत बहुत है, इंसेंटिव पीनट्स देते हैं ये लोग, राइट। तो वो मॉनिटरी है, उसको आप मैनेज कर सकते हो, समझ सकते हो। आपका पीएनएल उस एम्प्लॉय की रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन से अगर मैच कर रहा है, आपको लगता है कि आप उसे 50,000 दे रहे हो और वो आपके लिए 7, 8, 10 टाइम्स आपको परफॉर्म करके दे रहा है, भाई 5,000, 10,000 एक्स्ट्रा देना पड़े दे दो ना। हायरिंग करोगे, नया बंदा लाओगे, पहला महीना वो तुम्हारे लीड्स वेस्ट करेगा, धंधा खराब करेगा, रिक्रूटर की कॉस्ट जाएगी, हायरिंग करने में भी पैसा जाता है, उसी को 5-10 हज़ार बढ़ा के दे दो ना, क्या दिक्कत है। दूसरा, अगर कोई बहुत ही एस्पिरेंट है कि मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे पोजीशन नहीं मिली है, क्या मैं सारी जिंदगी एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे काम करूँगा, तो ऐसे टीम मेंबर ना बहुत बढ़िया टीम मेंबर होते हैं, क्योंकि वो बहुत फोकस्ड होते हैं। आप उनका करियर प्लान बनाओ, उनका ग्रोथ प्लान बनाओ और उसको डिलीवर करो। फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ्स के माइलस्टोन दिए हैं कि भाई तू 6 मंथ्स में ये रेवेन्यू कर ले, ये अपने टारगेट्स अचीव कर ले, तेरा फर्स्ट माइलस्टोन ये अचीवमेंट है, एग्जीक्यूटिव से तू टीएल है, टीएल से तू असिस्टेंट मैनेजर है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी पुरानी टीम को साथ लेके चलो, नहीं तो आपके जितने भी लीडर्स हैं वो फेल होते जाएंगे, क्योंकि नए लोग आते जाएंगे, उनको उनका एक लर्निंग कर्व अलग से जाएगा। हमारे झज्जर में मैं स्कूल रन करता मैं, और हमारे वहाँ पे एक चीज़, हमने एक केस स्टडी भी देखी। एक बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत नामी स्कूल है, तो उन्होंने अब क्या किया कि जो पुरानी टीम थी ना, क्योंकि उनकी धीरे धीरे धीरे, क्योंकि 20, 25, 30 साल से वो काम कर रहे हैं, सैलरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी, और बच्चे किसी वजह से वहाँ पे डाउन मारने शुरू हो गए थे। अच्छा। यानी कि स्कूल की ग्रोथ रुक गई। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो पुराने बंदे हैं ना, क्योंकि इनकी सैलरी ज़्यादा है, तो इनको धीरे धीरे स्कूल से आउट किया जाए और उनकी जगह नए बंदे लाए जाए, ताकि उनको कम पैसे देने पड़ेंगे। जी, तो जी। क्या ये स्ट्रेटेजी सही? देखो सर, आप पूरा तो रिप्लेस नहीं कर सकते हो, आपका पूरा सिस्टम हिल जाएगा। जितने भी पुराने लोग हैं एक्चुअली वो पुराने नहीं है, उनका एक्सपीरियंस पुराना है। सही बात है, राइट। वो पुराने नहीं है। तो आप उनको नहीं कर सकते हो, पूरी टीम को एक साथ नहीं कर सकते हो, आपका पूरा स्कूल जो है ढह जाएगा, आपकी स्कूल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। क्योंकि अगर एक कल्चर है आपके स्कूल का, राइट, डिसिप्लिन है, आपके टीचर्स जब बात करते हैं पेरेंट्स से, उनका कम्युनिकेशन है, अच्छे महंगे लोग तो सर दिखते ही हैं ना, उनका वैल्यूज तो दिखती ही हैं, राइट। आप सस्ते, अब इसका मैं एक एग्जांपल आपको ऐसे दे देती हूँ। जब मैं एक एक्सपीरियंस टीम मेंबर हायर करती हूँ, तो उसके कॉम स्किल्स, उसकी इंटेलिजेंस, उसका काम करने का तरीका, उसका डिसिप्लिन, उसका प्रोफेशनलिज्म, आपको पता चलता है ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट है। महंगा होगा बट एक्सपीरियंस्ड होगा। जहाँ मैं एक फ्रेशर या लिटिल एक्सपीरियंस हायर करती हूँ सर, उसका बात करने का तरीका, उसका कस्टमर हैंडलिंग का तरीका, आपको इवेंचुअली उसका रेवेन्यू भी नज़र आएगा, आउटपुट भी नज़र आएगा कि वो उतना पार नहीं है, उसको इतना अच्छा नहीं आता है। तो हर चीज़ जो है कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती है। बट अगर लिगेसी कैरी कर रहे हैं कि भाई क्योंकि पुराने हैं इसलिए सैलरीज बढ़ती जा रही हैं, और कैपेबिलिटी वाइज ये न्यू टीम में मतलब टीचर्स के भी बराबर नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, काउंसलिंग के स्किल्स नहीं है, सर फिर तो कॉल ले लो, पैसा बचाना चाहिए फिर तो उस टाइम पे। मेरा बिजनेस नया है मान लीजिए, और मुझे 2 बंदे ऐसे दिख रहे हैं कि उनमें पोटेंशियल बहुत ज़बरदस्त है, एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन वो सैलरी बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए? क्या उनको हायर करना चाहिए या उनको कुछ टाइम के लिए वेट करना चाहिए? और दूसरा डर मेरा ये भी है कि अगर मैं वेट करूंगा तो कोई और हायर ना कर ले। सर मैं तो ये बोलूँगी कि मैंने एक एग्जांपल देखा है, एक कंपनी है, नाम नहीं लूँगी, वहाँ पे ना फाउंडर से एक बार मेरी बात हो रही थी। ठीक है। तो 40,000 के ऊपर एक टीम मेंबर, उसने मुझे बोला आप मेरी हायरिंग करके दे दो, आपके पास सेल्स के बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने कहा लोग तो आएंगे लेकिन महंगे आएंगे, राइट। तेरी टीम में हाईएस्ट कितनी सैलरी जाती है? कहता 15 से 20,000। मैंने बोला वो 40 का आएगा तो रिस्क लेगा? रिस्क लेगा तो तेरे 15-20 हज़ार वाले कितना रेवेन्यू करते हैं? कहता 1 लाख करते हैं।
मैंने कहा 40 वाला 4 लाख से कम नहीं करेगा, ये मैं गारंटी देती हूँ तुझे। जब हमने उसको हायर कराया, उस फाउंडर का मतलब दिल ऐसे ऐसे 40,000 40,000, लेकिन जब 40,000 का हायर हो गया ना सर, उसने 10 लोग आज की डेट में 40 वाले रखे हुए हैं, क्योंकि उसको कंपैरिजन ड्रॉ हो गया कि मेरे बिजनेस के अंदर 40 वाले जब आए हैं, तो जहां मेरे को लगता था कि मेरे बिजनेस में पर पर्सन प्रोडक्टिविटी या सेल 1 लाख से ऊपर नहीं जा सकती, एक्सपीरियंस्ड लोग आकर उसी 1 लाख को 4 पे ले गए। तेरी सेम लीड्स जिन पे तू पैसा लगाता है, तेरा एक 20,000 वाला जो है उस पे 5% कन्वर्जन दे रहे हैं, 10% कन्वर्जन दे रहे हैं, वो 1 लाख करते, तू 4 लाख वो करते हैं, राइट। तो आपको खुद डिफरेंशिएट कर पाए, क्वांटिफाई कर पाए कि अच्छे लोग जो आते हैं वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं, और इवेंचुअली आउटपुट का गेम है, आपका आउटकम क्या आ रहा है। आउटकम आपको रेवेन्यू चाहिए तो रेवेन्यू आएगा, बट मैं कभी ये नहीं कहती कि आप एकदम से रिस्क ले लो। अगर आपकी 2 रिक्वायरमेंट है, एक एक्सपीरियंस ले लो, एक फ्रेशर ले लो, एक को सिखा दो, जो एक्सपीरियंस्ड आएगा वो फ्रेशर को थोड़ा तो सिखा ही देगा। तो बैलेंस लेके चलो। जैसे मैं भी हायरिंग करती हूँ, मेरा P&L के ऊपर बहुत ध्यान देती हूँ, तो मेरे पास अगर 5 लोगों की हायरिंग है, उसमें पूरी चेकलिस्ट होती है P&L में? जी, पूरी चेकलिस्ट होती है। क्या क्या होता है उसमें? सर मैं उसमें अपनी सबसे पहले देखती हूँ कि लीड कॉस्ट क्या है। ठीक है। लीड कॉस्ट के बाद जब वो कस्टमर हमारे वेबिनार में आ रहा है, तो मेरे ट्रेनर की कॉस्ट क्या है, मेरे जो प्लेटफॉर्म्स यूज़ हो रहे हैं, जूम यूज़ हो रहा है, उसकी कॉस्ट क्या है, जो सर्विस टीम उस टाइम वेबिनार के टाइम पे सर्विसेज दे रही है, उसकी कॉस्ट क्या है। फिर उसके बाद वो लीड्स जब मेरी सेल्स टीम के पास गई हैं, तो मेरी सेल्स टीम जो उन लीड्स को कॉल कर रही है, फॉर एग्जांपल 10 हैं, 20 हैं, 100 हैं, उनकी कॉस्ट क्या है, उनकी सैलरी क्या है, पर वर्क स्टेशन कॉस्ट क्या है, मेरे एसी की रेंट, इलेक्ट्रिसिटी के बिल की कॉस्ट क्या है ना, और जो हम उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दे रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है, एंड इवेंचुअली जो हमारे जो टैक्सेस जा रहे हैं, जैसे GSTs जा रहे हैं हमारे, है ना, वो जाने के बाद हमारा नेट इन हैंड रेवेन्यू क्या आ रहा है, और मेरी जो ये कॉस्टिंग मैंने सारी इन लीड्स को कन्वर्ट करने के लिए इतनी बड़ी मैन पावर लगा रखी है, वो क्या आ रहा है, उसके बाद मेरा पैट क्या आ रहा है। तो ये सारी कैलकुलेशंस बहुत ज़रूरी हैं। लंबा चौड़ा P&L है हमारा, मतलब उसमें एक डस्टबिन बैग का भी कॉस्ट आपको दिखेगा। आई एम वेरी वेरी मैं भी बार ये सोचता हूँ कि हम इतने बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं मैम, है ना, इवन अगर हम रिलायंस में भी चले गए, तो वहाँ पे अगर हमने सामान लिया है ना, तो वहाँ पे जो कैरी बैग है ना, उसकी भी एक्स्ट्रा कॉस्ट मांगते हैं, जबकि हम सोचते हैं कि भाई इतना सामान लेने के बाद में कैरी बैग तो एटलीस्ट जिसपे उनकी ही ब्रांडिंग है, राइट, है ना, कम से कम कैरी बैग तो फ्री, लेकिन कोई फ्री नहीं देता। सर उन्होंने अपना P&L बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा है ना, उनको पता है कि एक जो कैरी बैग है उसकी भी कॉस्ट हमें लगानी है। आप देखो, हम पता नहीं, हम बिग बाजार में आप देखते हैं कि 99 रुपीज़ वो करते थे, और 1 रुपया हम हमेशा एक्स्ट्रा देकर आते थे। वो 1 रुपया एक्स्ट्रा उनका पूरे महीने का पता नहीं कितने 100 करोड़ का प्रॉफिट देता था उन्हें। वो 1 रुपया, मुझे एक्चुअल नंबर याद नहीं है, बट इवेंचुअली पूरे साल का जब बिग बाजार का एनुअल प्रॉफिट निकला था, उसमें उस 1 रुपये ने पता नहीं कितने 100 करोड़ कंपाउंडिंग इफेक्ट उस पे, क्योंकि उनकी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इतनी ज़्यादा हैं कि 99 रुपीज़ को लोग 100 देते हैं, और वो 1 रुपया पर टिकट, आप अगर उसको आप कंपाउंडिंग के हिसाब से देखो तो एनुअली वो पता नहीं कितना रेवेन्यू दे गया उनको। हाँ, उस कैरी बैग को हम अपनी मेंटेलिटी के हिसाब से क्या सोच रहे हैं कि वो तो सिर्फ हम अपने लिए सोच रहे हैं, और वो क्या, वो इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोच रहे हैं, वो ब्रांडिंग के लिए भी सोच रहे हैं सर, और कॉस्टिंग ऑन कस्टमर्स अकाउंट जा रही है ना। कस्टमर को वो दे रहे हैं अपना बैग, कस्टमर ले रहा है, लेकिन मार्केटिंग तो उनकी निकल रही है ना वहाँ से, जहाँ जहाँ वो बैग जा रहा है उनकी मार्केटिंग हो रही है। मार्केटिंग टेक्निक्स हैं सर ये, और P&L तो मैनेज हो ही रहा है उससे, कॉस्टिंग तो मैनेज हो ही रही है। ठीक है, सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हुआ हमारा कि सही टीम बना ली। सही टीम के बाद आगे क्या? ट्रेनिंग सर। अच्छा, ट्रेनिंग्स एंड उनके KRAs। हाँ। हर टीम मेंबर को ये पता होना चाहिए कि उससे क्या एक्सपेक्टेड है, राइट। जैसे मैंने क्या किया, हमने अपनी एक कंपनी है उसके अंदर हमने सर्विसेज ऑटोमेट कर दी, AI के थ्रू कर दी, ठीक है। तो जहाँ सर्विस टीम कस्टमर्स को कॉल करती थी, सर आप कैसे हैं, कैसा चल रहा है रेवेन्यू, आपको कैसा चल रहा है हमारा पोर्टल, आपको लॉगिन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, सारी चीज़ें कॉल पे करती है सर्विस टीम। अब क्या हुआ, हमने ऑटोमेट कर दी, उनको कोई कॉल्स जाती नहीं है, तो सर्विस टीम क्या कर रही है, राइट। तो अब उनको अपने KRAs नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है। तो आपको सबसे पहले हर टीम मेंबर, यहाँ तक कि आपके ऑफिस में जो ऑफिस बॉय भी है ना, उसकी एक KRA शीट और चेकलिस्ट उसको पकड़ा दो,
भाई तेरी 9 घंटे की शिफ्ट है, 9 घंटे में तुझसे ये चीज़ें एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और फिर मेकर चेकर बना दो जो इनको इवैल्यूएट करते रहें। हर एक ऑफिस स्टाफ के ऊपर एक सुपरवाइजर होता है, नहीं होता तो कोई एडमिन स्टाफ होता है, नहीं होता तो ऑफिस का ही कोई एम्प्लॉय होता है जो एडमिन देख रहा होता है। ऐसे ही आपके हर डिपार्टमेंट के अंदर एक डिपार्टमेंट हेड होगा। अगर डिपार्टमेंट हेड नहीं है तो आप खुद बिजनेस ओनर हो और आप पूरे बिजनेस को देख रहे हो। सर आपको हर एक टीम मेंबर और हर एक डिपार्टमेंट के टीम मेंबर से जाकर नहीं मिलना, आपको उनके एकदम एक्सक्लूसिव KRAs बनाने हैं जो उनके साथ मेल पे शेयर करने, उन्हें 1-1 में समझाना है। फॉर एग्जांपल देती हूँ, एक सेल्स का टीम मेंबर है, क्वांटिफाई कर देती हूँ भाई, 9 आवर्स की शिफ्ट है, 5 आवर्स का आपका टॉक टाइम होना चाहिए जब आप कस्टमर से बात कर रहे हो। मिनिमम 100 आपकी कनेक्टेड कॉल्स होने चाहिए। अब कनेक्टेड मीन्स जहाँ पे आपकी बात हुई है, राइट। मुझे वो चाहिए कि आप 100 लोगों से कनेक्ट बना कर जाओ। आपका पूरे दिन के अंदर जो मंथ का रेवेन्यू है, वो डेली रेवेन्यू आपका जो है वो इतना बनता है, तो आपको वो उसको डैशबोर्ड देना है, उसको डेली रेवेन्यू के टारगेट्स देने हैं। तो हर टीम मेंबर को ये पता होना चाहिए कि इस महीने में मेरे से क्या एक्सपेक्टेड है, रोज़ की मेरी दिनचर्या में मुझसे क्या एक्सपेक्टेड है, और उसके प्रॉपर डैशबोर्ड्स बना लो जो आपके मंथ ऑन मंथ चलते रहें, क्योंकि ट्रेंड चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे इस महीने में मैं कह रही हूँ कि तूने अच्छा काम किया निधि अनेजा ने क्या अच्छा काम किया ये तो बताओ। सही बात है। क्या उसने कॉल्स अच्छी ली, क्या उसकी कॉल क्वालिटी स्कोर्स 100 जा रहे हैं, क्या उसका रेवेन्यू अच्छा हुआ, क्या उसने कन्वर्जन इंक्रीज किया, आप अच्छा किसे कह रहे हो। सो हर चीज़ को क्वांटिफाई करना बहुत ज़रूरी है सर। ऑर्गेनाइजेशंस मैंने देखी हैं हवा में बात होती हैं, मैंने ऑर्गेनाइजेशंस देखी हैं जो सिर्फ क्वांटिफाई करके KRAs बताकर उनको इवैल्यूएट करके मंथ ऑन मंथ ग्रोथ लेती हैं। और जो ऐसे चलते हैं ना सिस्टमेटिक, आप देखना उनको अपने बिजनेस की पूरी पकड़ होती है कि पिछले महीने मेरे 10 टीम मेंबर थे, उन 10 टीम मेंबर ने 10 लाख की प्रोडक्टिविटी दी पर पर्सन। इस महीने मेरे पास 20 टीम मेंबर्स हैं और मुझे पता है कि अगर मैं उनको नए टीम मेंबर 10 और आए हैं तो मैं उनको कहाँ तक ले जा सकता हूँ, पास्ट ट्रेंड क्या कह रहा है। तो आपको डेटा एनालिसिस करना, स्पेशली इन बिजनेस, हर डिपार्टमेंट का रिव्यू करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं आता कोई बात नहीं, अच्छे हेड्स ले आओ, उनके एक्सपीरियंस को इनकैश कर लो। मैंने जिस कंपनी में काम किया, मोटिवेशनल कंपनी में, हमेशा बोलती हूँ, जब मैंने ज्वाइन किया था 40 लाख की थी। मैं जानना चाहता हूँ वहाँ का भी सिस्टम मैं जानना चाहता हूँ, और क्या हम नाम ले सकते हैं या नहीं ले सकते? सर नाम नहीं है। नाम मत, लेकिन मैं उसका सिस्टम जानना चाहता हूँ, क्या वहाँ पे सिस्टमेटिक ढंग से काम होता है? सर बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से काम नहीं होता था। नहीं होता। मैं आपको अपनी जर्नी बताती हूँ। ठीक है। मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी यही बात बोली है। आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स एक मोटिवेशन दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, ग्राउंड पे रह के आपको कैसे काम करना है वो आपको नहीं सिखा सकते, वो आपका खुद का एक्सपीरियंस है। अगर कोई आपको ये बोल दे कि 100 करोड़ का बिजनेस ऐसे हो जाएगा, आप अपने डीलो बना लो, ये बना लो, टीम को अलाइन कर लो, ये कर लो, ये सब बातें हैं सर, नहीं हो पाता। ग्राउंड पे जब एक बिजनेसमैन ग्राउंड पे जाता है ना और अपनी टीम की हायरिंग करनी शुरू करता है और प्रॉफिट उसका पिट रहा होता है, उसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होता। वहाँ पे उसका एक्सपीरियंस या कोई ऐसा मेंटर जो उसी बिजनेस में है या बिजनेस में बहुत टाइम से है, वही सिर्फ उसका हाथ पकड़ के बोलते हैं यार मैं मदद करता हूँ तेरी, कैसे इस सिचुएशन में निकलेंगे, माल नहीं बिक रहा, चल मैं बताता हूँ क्या क्या कर सकते हैं। सो मोटिवेशनल स्पीकर्स विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बहुत हेल्प तो करते हैं, पर वो आपके जज्बे को कायम रखते हैं। लेकिन जिन मोटिवेशनल स्पीकर की आप बात कर रहे हैं तो वो खुद कोच हैं या उनको भी बिजनेस की नॉलेज देने वाला कोई होता है? सर किताबें हैं, कंटेंट है, यूट्यूब है, मार्केटिंग है, बस और कुछ नहीं है। उनको मैं नहीं कहूँगी कि किसी ने सिखाया है, राइट। उनकी ये कला है कि उन्होंने कंटेंट बहुत पढ़ा है। अच्छा, ठीक है। बस वो कंटेंट पढ़ा है और वो कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। कितना बिजनेस बनाया उन्होंने? देखो सर, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा टॉपिक। अगर मैं बोलूँ कि सही तरीके से जो बिजनेस किया है वो 5 करोड़ का किया है पर मंथ। 5 करोड़ यानी कि मोटा मोटा 60 करोड़ इन एन ईयर, ठीक है। और सही बिजनेस नहीं किया जो, उसमें वो 30-40 करोड़ पर मंथ भी गए हैं, पर फिर डूब गए, बुरी तरह डूब गए, है ना। आज 1 करोड़ का बिजनेस करना भी मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि सही तरीके से नहीं चले। सो जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस टाइम 40 लाख रुपए का बिजनेस होता था, राइट। सही, जो आपने अभी सारी चीज़ें पूछी, सही टीम हायर की,
सारे KRAs सारे टीम मेंबर्स के सेट किए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स लेकर आई जिससे हम इवैल्यूएट कर सकें अपनी टीम की परफॉर्मेंस कि 9 आवर्स में टीम मेंबर कर क्या रहा है। क्वालिटी के बहुत सारे लोग इम्प्लीमेंट किए, मंथ ऑन मंथ ट्रेंड्स चेक किए, कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है, लीड्स की कॉस्ट क्या आ रही है, लीड्स की क्वालिटी क्या आ रही है, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कौन से टीम मेंबर्स हैं जो किस प्रोडक्ट के ऊपर अच्छा कन्वर्जन दे रहे हैं, कौन से टीम मेंबर्स हैं जो लीड्स वेस्ट कर रहे हैं। तो पूरा ओवरऑल हायरिंग से लेकर सॉफ्टवेयर से लेकर बैकएंड से लेकर KRA से लेकर मार्केटिंग से लेकर हर चीज़ सेट करने के बाद जो बिल्कुल सही तरीके से बिजनेस चला था वो 5 CR इन अ मंथ चला था जो मैं लेके गई थी। वेरी नाइस। एक पर्सनल क्वेश्चन मुझे पूछना है मैम कि मान लीजिए फाउंडर है किसी कंपनी का या मैं स्कूल ओनर हूँ, ठीक है, और मेरा जो स्टाफ है वो अच्छा काम कर रहा है, फाउंडर अच्छा काम नहीं कर रहा जी, तो क्या टीम के पास इतना हक होना चाहिए कि वो फाउंडर को बिल्कुल मतलब आईना दिखा सके कि सर आप गलत कर रहे हो? देखो सर, डेजिग्नेशन का रिस्पेक्ट तो करना पड़ेगा एंड मैं बहुत वोकल रही हूँ। मतलब मैंने टफ से टफ लीडर्स के साथ काम किया और मैंने हमेशा अपनी आवाज़ उठाई है, फाउंडर्स के सामने उठाई है। मतलब एक पॉइंट ये भी रहता था कि मेरे साथ के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनकॉम होते थे उनको बोला जाता था यार इसे चुप करा ले, चुप करा ले। हाँ। तो बीच में आकर मुझे बोला जाता था कि निधि मैम 25 लोग आपके कारण सुनेंगे, राइट, क्योंकि फाउंडर का मूड अब खराब हो चुका है और अब सबको कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देंगे, तो आप चुप हो जाओ। तो मेरा एक ही क्वेश्चन होता था, मैं चुप हो जाती हूँ, लेकिन उसके बाद जो बिजनेस लाइन मैं देख रही हूँ उसमें अगर कोई नुकसान होता है तो क्या फाउंडर रेडी है उस नुकसान को लेने के लिए, देन इट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो फाउंडर्स के साथ आपको ज़रूर उनको बात बतानी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी आए ना, प्रोफेशनल वर्ड में आप इतने पॉलिश हो जाते हो कि आपको अपनी बात आगे रखनी आती है, राइट। और फाउंडर्स भी 2 तरीके के होते हैं। एक फाउंडर वो होता है जिसको ये पता होता है कि थोड़ी तीखी है, टेढ़ी है, लेकिन बोल मेरे ही बिजनेस के लिए बोल रही है। सही बात है। एक होता है कि मैं मेल हूँ, मैं मेल हूँ, ये मेरा एम्प्लॉई है, ये मुझे बोल कैसे सकता है। सही बात है। तो भैया आप अपना फाउंडर पहचान लो। अगर आपको लगे आपका फाउंडर आपकी बात को समझता है, आपके विचारों की वैल्यू करता है और उसको समझने की कोशिश करता है और सबसे बड़ी बात वो अपने में चेंजेस, अपने बिजनेस में चेंजेस लाने की बात करता है, तो दिल खोल के बोलो पर तरीके से बोलो। पर आपको लगता है कि ये ईगो पे ले जाएगा, हम ये हम वो, छोड़ दो भैया। आप अपना 28 साल का ज्ञान किसी और कंपनी में दे देना ना। सही बात। यहाँ पे बिजनेस उसका, रेवेन्यू उसका, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, छोड़ दो। अपना क्यों बीपी हाई कर रहे हो? तो मैं तो इसी पे वर्क करती हूँ, सामने वाले को देख के चलो। 3 स्टेप्स पे काम कर लिया, हमारे पास में आइडिया आ गया, मार्केट की रिसर्च कर ली, सही टीम बना दी, ट्रेनिंग भी हो गई, उसके बाद आगे क्या स्टेप क्या होता है? सर उसके बाद तो आपको बस इवैल्यूएट करना है टीम को, मंथ ऑन मंथ उनकी परफॉर्मेंस, सारे डिपार्टमेंट्स को, सारे डिपार्टमेंट्स के हेड्स होते हैं। अगर आपका छोटा बिजनेस है तो आप ही सारे हेड्स के आप ही हेड। मैं हमेशा एक बिजनेसमैन को बोलती हूँ कि आपका पूरा टाइम जो जाना चाहिए ना कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर कितना बिक रहा है, क्या नंबर बिक रहा है, और मेरा कस्टमर मेरे प्रोडक्ट के लिए क्या फीडबैक दे रहा है, ये 2 चीज़ों पे आपका ध्यान जाना चाहिए। उसके अलावा आपके डेज सेट होने चाहिए जहाँ पर हर बंदे को और हर डिपार्टमेंट को पता मुझे क्या काम करना है, आपको उनका रिव्यू करना है बस। कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, किसको रिवॉर्ड देना है, किसको डंडा देना है। आपका काम एज ए रिव्यूअर है, आपका काम धरती पे बैठ के कराना नहीं है, राइट, डायरेक्शंस देना है आपका काम। अब थोड़ी सी आपके बारे में बात करते हैं, आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई, आप सेल्स में कैसे आई, मतलब ये संयोग था या आप आना ही चाहते थे सेल्स में? देखो सर, मैं शुरू से ना बहुत दबंग हूँ। अच्छा। बचपन से ही बहुत दबंग हूँ। मेरी मदर जो है वो एक टीचर थी। अच्छा। गवर्नमेंट स्कूल में। ठीक है। मैंने आपको बताया भी था, बहादुरगढ़ झज्जर उनकी पोस्टिंग रही है। जी। ठीक है। हाँ। तो वो बच्चों में आता ही है, टीचर की बेटी में थोड़ा सा टीचर वाला आता ही है ना। बाकी सारी सिस्टर्स में नहीं है ऐसा, बट मेरे में ये ज़्यादा है। तो बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा निडर थी, दबंग थी, और मेरे पेरेंट्स ने भी हमेशा मुझे ऐसा ही बनाया कि लड़कियाँ इतना भी ना हो कि दबके रहें, अपनी आवाज़ तो उठानी चाहिए, ठीक से उठानी चाहिए। तो जब मैंने इंडस्ट्री में एंटर किया तो उस टाइम पे कॉल सेंटर जो था ना, उसको बहुत अच्छी तरीके, देखो 2 तरीके के लोग थे। एक तो कॉल सेंटर में एंट्री इतनी आसान नहीं थी क्योंकि उस टाइम पे आपके पास जी कैपिटल था और EXL था। जी कैपिटल एंड EXL दोनों में इंटरव्यू देना और सिलेक्ट होना
अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि वो लोग यूएस भी भेजते थे, यूके भी भेजते थे। वो लोग, आपकी अगर सिलेक्शन हो गई तो एक ड्रीम रहता था कि हम तो बाहर जाएंगे, है ना। तो वहाँ पे आपके बहुत सारे इंटरव्यू राउंड्स होते थे। ठीक है। आप 100 लोग, 50 लोग मैं देखती थी कि इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं, और हर आधे घंटे में फिर 100 लोग आ रहे हैं। तो मैं जिन लोगों के 100 लोगों के साथ बैठी हुई हूँ, इन 100 में से 2 सिलेक्शन होनी है। आप सोचो कितना टफ राउंड होगा, 100 में से 2। तो पहले जेडी राउंड होंगे, फिर आपके रिटन टेस्ट होंगे, फिर आपके ओरल टेस्ट होंगे, फिर आपका आईक्यू टेस्ट होगा, पता नहीं कितने तरीके। फिर अच्छा, एक मैनेजर के साथ हो गया, फिर सीनियर मैनेजर से हो गया, फिर डायरेक्टर से हो गया, पता नहीं हम किस लेवल का इंटरव्यू दे रहे होते थे, पर बहुत टफ था। तो जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया फर्स्ट टाइम EXL में, तो मैं फ्रेशर थी, मुझे ये नहीं पता था कि मेरे लिए क्या बना है ना। हम तो फ्रेशर थे। सही बात। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे जो प्रोसेस दिया वो एक बैकएंड प्रोसेस था, जिसके अंदर आपकी कॉन्सिको की इंश्योरेंस पॉलिसीज होती थी, आपको वो चेक करनी होती थी। तो मुझे समझ में आया कि ये मैं टॉप परफॉर्मर पहले दिन से ही, मुझे ये समझ में आया ये काम मेरे समझ के नहीं है। फिर मैं सेल्स प्रोसेस में मूव हुई। फिर उसके बाद मुझे ये समझ में आ गया कि जब मैं कस्टमर से बात करती हूँ और मैं उनकी काउंसलिंग करती हूँ और उनको विन ओवर करती हूँ और इवेंचुअली वो पेमेंट्स करते हैं मुझे, तो भाई ये तो बड़ा अच्छा स्पार्क है कि मैंने कुछ जीत लिया, मतलब कुछ रिवॉर्ड मिल गया मुझे। तो मैं इसको एज ए रिवॉर्ड लेती थी कि मैंने, सेल्स को सबसे टफ माना जाता, मतलब हाँ, जनरली बंदे ना बचते हैं सेल्स में जाने से। हाँ सर, जितने भी दबंग लोग हैं ना लाइफ में, जो निडर लोग हैं, आप देखना वो हमेशा लाइफ में रिस्क लेना पसंद करते हैं। वो एवरेज लोग नहीं होते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आप उनके आगे सीधा रास्ता दिखाओगे, आप उनके आगे टेढ़ा रास्ता दिखाओगे, पर सीधे रास्ते पे जाके उन्हें 1 रुपया मिल रहा होगा, टेढ़े पे 2 टेढ़ा इन द सेंस नॉट कि कोई फर्जी रास्ता, हाँ, रास्ता लंबा है, रास्ता। लेकिन आपको 2 रुपये मिल जाएंगे। ये रास्ता छोटा है, आपको 1 रुपये मिलेंगे, और 2 रुपये पे चल जाएंगे कि चल 2 रुपये तो मिल जाएगा। मेहनत करने से नहीं डरते, मेहनत करने से नहीं डरते, बोलने से नहीं डरते, काम करने से नहीं डरते। उनके लिए अपनी लाइफ में गोल सेट होते हैं। एक चीज़ और बताइए, जैसे मेहनत करने से नहीं डरते, आपने कितने कितने घंटे काम किया? सर 16 घंटे काम किया है। अभी ये जो लास्ट कंपनी जो मैंने आपको बताई है मोटी, 8 बजे आकर रात के 12 बजे जाती थी, मतलब मेरे से ज़्यादा कोई काम नहीं करता था। रात को 12 बजे अकेली, गार्ड भैया छोड़ने जाते थे बाहर तक कि नहीं मैम आपको घर तक छोड़ाऊँ, कहती थी नहीं। तो कहीं ना कहीं फैमिली डिस्टर्ब हुई मैम इस चीज़ से, 16 घंटे काम करने से? सर फैमिली तो कम डिस्टर्ब हुई, लेकिन मेरी हाँ पर्सनल हेल्थ बहुत सफ़र करी। बिकॉज जब मैं एक चीज़ ठान लेती हूँ तो फिर मैं उसे छोड़ती नहीं हूँ, फिर मैं उसमें अपनी हेल्थ नहीं देखती हूँ। मेरी हेल्थ बहुत सफ़र की है, मतलब आप 16 घंटे आप काम कर रहे हो, आपको नींद नहीं मिल रही है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये ना, मैंने अपनी फैमिली पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अच्छा। जैसे मेरे दोनों बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, राइट, तो मैंने अपने हमेशा दोनों बेटों को अपने पास ही रखा है, पढ़ाया लिखाया खुद है। अभी वो 10th में एक छोटा बेटा, और एक बेटा जो है मेरा कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहा है, अच्छा। कनाडा में। तो आज भी उसका अगर अकाउंट्स का पेपर होता है या उसका कॉमर्स में कोई बिजनेस स्टडी का पेपर होता है, तो मैं उसे बोलती हूँ ऑनलाइन आ जा, मैं फटाफट तुझे टॉपिक्स करा देती हूँ, जबकि वहाँ का टाइम जोन डिफरेंट है। तो थोड़ी सी चीज़ें जो हैं मेरे प्रिंसिपल्स में हैं कि फैमिली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है और बिजनेस भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो इवेंचुअली आप ही फंसते हो जब आप दोनों चीज़ें देख रहे हो। तो बिल्कुल सही बात ऐसा है। तो कोई बहुत झूठे होते हैं वो लोग जो ये बोलते हैं कि मैंने दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज की हैं। हो नहीं पाता, नहीं हो पाता सर, आप अपनी हेल्थ को तो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते। मेरे साथ भी यही होता है मैम कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, और मैं चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी हेल्थ पे, अपने करियर पे, इवन अपनी फैमिली पे, सब चीज़ में बैलेंस मतलब नहीं हो पाता। देखो सर, आपके साथ तो क्योंकि आप एक बिजनेस ओनर ही हो मेरे लिए, तो आपको तो अब टाइम आ गया अपनी पैरेलल लाइन बनानी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक दिन खुद थक जाओगे, है ना। और मैं फिर यही बात बोलती हूँ, अगर मुझे 1 रुपया लगा के मुझे 4 रुपये मिल रहे हैं, हाँ, वो 4 रुपये, एक तो मेरा बिजनेस भी ग्रो हो रहा है क्योंकि मेरे साथ लोग टीम बन चुकी है, और दूसरा मैं जितना अपनी हेल्थ सेव करूँगा मैं उतना ज़्यादा चलूँगा, टिकूँगा, मार्केट में काम कर पाऊँगा। तो दोनों चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट। थोड़ा पैसा लगता है देखो, और मैं ये भी बता रही हूँ कि आपके पास जो लीडर्स आएंगे वो हिम्मत सिंह नहीं होंगे। आप उसमें हिम्मत सिंह मत ढूंढना, बनाने की कोशिश करना। 90-80% तक बन पाएंगे, 100% नहीं बन पाएंगे। आप हो। मैंने कई बार बनाने की कोशिश भी की है, चाहे तो जैसे स्कूल में भी एक टॉप लीडर बनाने की कोशिश की है। इवन जो मेरा दूसरा प्रोफेशन है मेमोरी और वैदिक मैथ्स की, कुछ ऐसे ट्रेनर, और हम बहुत सारे ट्रेनर बन जाए और बहुत बड़े लेवल पे। लेकिन जैसे ही हम किसी को सिखाते हैं, है ना, तो सीखने के टिकने की बजाय
वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना लेता है। तो इस चैलेंज से कैसे मतलब अपने आप को थोड़ा आपने कोई किसी लीगल फॉर्मेलिटीज का पता करा जिसमें आप कोई एग्रीमेंट्स या बॉन्ड साइन अब तो मैं करा करवाना सकते हो? अब तो मैं करवा रहा हूँ। कोई क्योंकि स्टाफ भी अगर हम हायर करते हैं हम्म, तो उनसे एक बॉन्ड पेपर होता है, वो साइन कराते हैं हाँ, जरूर। हाँ, तो वही चीज़ें सर लीगैलिटी वर्क करती है। देखो एम्प्लॉय मैं फिर बोल रही हूँ, उसे 2000 4000 10,000 कहाँ पे मिलेगा, वो भाग जाएगा, है ना। अपने हाथ इतने पक्के रखो कि हमारे को कोई बेवकूफ़ ना बना सके। और व्हेन इट कम्स टू एम्प्लॉयज़ आपसे सीख के दूसरी जगह पे जा रहे हैं, आप अपना लीगल पेपर वर्क, कुछ ऐसे एग्रीमेंट बॉन्ड्स जो भी इंडिया में वैलिड हैं, आप प्लीज़ वो चेक करो और टीम मेंबर की पूरी काउंसलिंग करो कि आप आ रहे हो, आपका इतने मंथ्स का एग्रीमेंट है, अगर एग्रीमेंट आपने तोड़ा तो आपको ये पेनल्टी लगेगी, और अगर ऑर्गेनाइजेशन आपको बाहर करती है तो हमारे को ये पेनल्टी रहेगी, ताकि दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन हो। ठीक है। जब आप सेल्स में आए थे, क्या उस टाइम पे आपने सोचा था कि 1000 करोड़ की सेल्स आप जनरेट कर लोगे? नहीं सर, मैंने कभी भी, देखो मैं आपको साफ बोल रही हूँ, मैं बहुत कभी बड़ा भी नंबर है 1000 करोड़, है ना सर। जी। देखो जिस पुरानी कंपनी में काम करके आई हूँ, है ना, हाँ, वहां पर ये देखो 5 साल काम किया है। हाँ। आप 5 करोड़ के हिसाब से देख लो, 60 करोड़ तो वहीं होता है, 300 करोड़ तो वहीं हो गया, है ना। 28 साल तो डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट में किए। बट मैं हमेशा सेल्स वालों को ये बोलती हूँ कि आप ये मत बोलो कि मैंने 1000 करोड़ किए 800, ये तो पूछा जाता है तो मैं बता देती हूँ, नहीं तो मेरे को अच्छा नहीं लगता अच्छा, बताना। जिससे मतलब जो सुनता है उसका रिएक्शन क्या रहता है? अच्छा, पहले तो वो एज नहीं बिलीव कर पाते, टू बी हाँ, वेरी हाँ। ऑनेस्ट। मतलब जैसे आपने बताया 28 साल हो गए काम करते हुए। हाँ, वो 28 साल की, तो मैम कितने साल की? मैम कितने, तो पहले तो एज नहीं उनको समझ में आती। हाँ, फिर उनको ये लगता है कि यार कितना काम कर लिया इसने इस हाँ, मार्केट के अंदर। जी, जी। फिर वो मुझसे मेरी कंपनीज पूछते हैं, हाँ, मैं कहती हूँ लिंक्डइन पे जाकर चेक कर लो, जितना बता सकती हूँ। तो थोड़ा सा अनबिलीवेबल तो लगता है लोगों को, ठीक है। पर क्योंकि मैं थ्रू आउट सेल्स में रही हूँ और मैंने हमेशा टॉप कंपनीज के साथ काम किया है, तो वहाँ पे सर बिजनेसेस करोड़ में ही होते हैं, वहाँ पे लैक्स में नहीं होते। इस 28 साल की जर्नी में सबसे चैलेंजिंग काम आपका क्या रहा है? सर सबसे चैलेंजिंग काम मेरा ये रहा है, जहाँ मैं काम कर रही हूँ और फाउंडर जो है वो डायरेक्शन लेस है। उसको समझाना, मतलब काम करना आसान है, जो आपके रेवेन्यू नंबर आप कर रहे हो, आपको जो टीम हायर करनी है, मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देनी है, आप वो सब कुछ कर पा रहे हो, आप एक अच्छे टॉप परफॉर्मर हो कंपनी में, लेकिन आपका जो फाउंडर है या लीडर है वो बहुत अनरियलिस्टिक है। वो हवा में हाथ उठाता है, बम बम बोले, और इस महीने क्या रेवेन्यू करना है वो हवा में नंबर बताते हैं। ऐसे लीडर्स के साथ काम करना सर, मेरे जैसे लीडर्स के लिए जो डेटा में बहुत बिलीव करते हैं, बहुत मुश्किल है ना। मैं अब देखो, मैं एक लीडर हूँ और मेरे साथ बहुत सारी टीम काम करती है, राइट। मेरी टीम के लिए मैं लीडर हूँ और एक रोल मॉडल हूँ। अगर मैं कोई ऐसा नंबर ले रही हूँ जो मेरी टीम के साथ अनजस्टिस करता है, राइट, तो इसके लिए इवेंचुअली मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो मैं बिलीव ही नहीं करती इन चीज़ों में कि आप हवा में बातें करो। बिजनेस एक सेल्स एक साइंस है, एक स्ट्रैटेजी है, राइट। आपने हाथ ऊपर उठाया, वो आपका एम्बिशियस नंबर है ना सर, सही बात है। पर वो नंबर इस मंथ नहीं हो सकता, आपको 5 मंथ का ट्रेंड देखना पड़ेगा। यस, हम 6 महीने में 8 महीने में इवेंचुअली एक नंबर पे पहुंच सकते हैं, बट उसके लिए वी नीड स्ट्रैटेजी, प्रोसेसेस, लोग कितने लाएंगे, पैसा कितना लगाएंगे, लीड्स कितनी लाएंगे। अब वहाँ काम करना बड़ा मुश्किल होता है सर, जब फाउंडर नहीं मुझे तो 50 करोड़ चाहिए। भाई 5 करोड़ से 50 करोड़ कैसे चले जाओगे आप अगले महीने? हाँ, या तो तेरे को बिजनेस नहीं आता, या तू गलत बंदे से बात कर रहा है। यहाँ बहुत दिक्कत है। ये बहुत टफ था सर। गोल्स जो होने चाहिए वो रियलिस्टिक होने चाहिए, डेटा पे बात होनी चाहिए, ट्रेंड्स पे बात होनी चाहिए। आजकल क्या है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन चल रहा है ना, मैनिफेस्टेशन, ये इमेजिन करो बड़ा इमेजिन। सर तो मैनिफेस्ट करो तो ये मैनिफेस्ट करो कि मेरा एक एम्प्लॉय जिसकी 5 लाख सैलरी वो 10 लाख पे गया। हाँ। अगर आपका एक एम्प्लॉय 5 से 10 पे जा रहा है, हाँ, तो इवेंचुअली कहीं ना कहीं आपका बिजनेस भी उतना मैनीफोल्ड्स में बढ़ा होगा ना, जब भी आपने 10 लाख रुपए दिया तो वो नहीं करते हैं फाउंडर्स के साथ, ये थोड़ी सी दिक्कत है। सब लोगों को बोलना पसंद होता, सुनना बहुत कम लोग पसंद करते हैं। एक सेल्स पर्सन के, आपके हिसाब से एक सेल्स पर्सन के लिए बोलना ज़्यादा ज़रूरी है या सुनना ज़्यादा ज़रूरी है? सुनना सबसे इम्पोर्टेंट है, सुनना। अच्छा। क्योंकि हम जितने भी लोग मार्केट में आपका प्रोडक्ट स्टडी करके आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक्सेल का कोर्स लेने आ रहा है, राइट, या सीखने आ रहा है,
तो सर उसने अपना मन बना रखा है कि मुझे एक्सेल में कुछ लेना है, राइट, बट वो किसी ना किसी उस बंदे से कनेक्ट करना चाहता है जो उसे ये बताए कि एक्सेल में क्या सिखाया जाएगा, एक्सेल उसकी लाइफ में, उसके करियर में, उसके बिजनेस में क्या चेंजेस लेकर आ सकता है। और जब उसने पहले सीखने की कोशिश की एक्सेल, तो उसको, उस क्लाइंट को जो प्रॉब्लम्स आई, मान लीजिए पढ़ा लिखा नहीं है, मान लीजिए उसकी मेमोरी बहुत वीक है, वो एक्सेल के फॉर्मूलाज भूल जाता है, उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है, उसको कोई हैंड होल्डिंग के लिए कोच चाहिए, तो वो अपनी जो चीज़ें हैं ना, एक क्लाइंट बोल सके, बता सके कि मैं करना तो चाहता हूँ बट मैं एक इंटेलिजेंट इंसान नहीं हूँ, मैं एक डम्ब हूँ, मुझे नहीं पढ़ना लिखना आता, आप मुझे सिखा पाएंगे? वो क्वेश्चंस बोलने के लिए ना आपको सामने वाले का जो मन है वो मैच करना पड़ेगा, उसका इमोशनल कनेक्ट मैच करना पड़ेगा, उसे वो कंफर्ट देना पड़ेगा, तब जाके सेल क्रैक होगी। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप सामने वाले को पहले सुनो और उसके बाद अपने प्रोडक्ट को प्लेस करो। आपको क्या लगता है कौन सी चीज में सबसे ज्यादा चैलेंज है, सेल्स, मैनेजमेंट या प्रोडक्ट? और देखो सर, सेल्स, मैनेजमेंट या प्रोडक्ट, तीनों के ही अपने अलग अलग चैलेंजेस हैं, ठीक है, तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। अगर सेल्स की बात करूं तो हर महीने टारगेट अचीव करना इज़ वेरी वेरी टफ, राइट। प्रोडक्ट की बात करूं, हर महीने प्रोडक्ट की जो हमने कैलकुलेशन कर रखे कि इतने हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स बिकेंगे, हर महीने वो बिकना, उसमें अपने अलग चैलेंजेस हैं। लीड्स खराब आई, लीड्स अच्छी आई, क्लाइंट्स अच्छे आए, उधार पे दे गए, कुछ लोग कैश दे गए, डिस्काउंट ज़्यादा मांग रहे हैं, उसकी अपनी अलग एक वो है। मार्केटिंग के लिए अलग है कि इतना पैसा लगाया लीड्स के ऊपर लेकिन कन्वर्जन नहीं आया, क्या पता गलत टारगेट ऑडियंस हमने टारगेट कर लिए हैं, कैंपेन्स कुछ ऊपर नीचे हो गए हैं। तो तीनों के अलग अलग वो हैं, आप ये नहीं कह सकते कि हर डिपार्टमेंट में सेम चैलेंजेस हैं, सबके अलग अलग चैलेंजेस हैं। क्या ऐसा कोई मिथ है सेल्स का जो आप तोड़ना चाहेंगे? सर हाँ, सेल्स का एक सबसे बड़ा मिथ जो मैं तोड़ना चाहूँगी कि सेल्स कभी भी आपकी जो है प्रोडक्ट बताने से नहीं होती है। यूजुअली लोग ये बोलते हैं कि आप डिस्काउंट दे दो, आप ऑफर्स बता दो, हाँ, आप ज़्यादा बेचने के चक्कर में आप कस्टमर्स को ज़्यादा बात करो कस्टमर से, ये सारे मिथ हैं। ऐसा नहीं होता। आपको कंसल्टेटिव सेलिंग करनी है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ। कंसल्टेटिव सेलिंग में सबसे पहले आपको कस्टमर की प्रोफाइलिंग करनी है, बिजनेसमैन है, वर्किंग प्रोफेशनल है, स्टूडेंट है या हाउसवाइफ है, कोई भी आप बिजनेस, कोई भी आप प्रोडक्ट ले आओ सर, ये 4 कैटेगरी के ही लोग हैं मार्केट में। या तो कोई बच्चा स्टूडेंट है, वो जॉब ढूंढ रहा है, ठीक है, कोई हाउसवाइफ है, घर पे बैठी है, कुछ करना चाहती है, एक बिजनेसमैन है जिसका या तो स्टार्टअप है, पुराना बिजनेस है पर वो बिजनेस कैटेगरी में आता है, और एक आता है जॉब प्रोफेशनल, या तो वो एक्सपीरियंस्ड है या वो फ्रेशर है बट वो जॉब में है, राइट। पहले आप उसकी कैटेगरी समझ लो, उसके बाद उसकी नीड समझ लो कि वो क्या चाहते हैं। जब आपने नीड आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद आपका प्रोडक्ट उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है। हर किसी को मत बेचो। कई बार मैंने कॉल्स पे ये बात बोली है कि अगर आपको समझ में आ गया कि आपका प्रोडक्ट इस कस्टमर की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करने वाला है, प्लीज़ आप इस पे टाइम मत स्पेंड करो। सही बात है। आपकी लीड खराब हो रही है, कोई बात नहीं, आपका टाइम भी तो बच रहा है, आपका कस्टमर एक्सपीरियंस भी तो खराब होने से बच रहा है। वही कस्टमर जब मार्केट में जाकर बोलेगा कि मुझे ज़बरदस्ती ये बताया गया था कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए वैल्यू का है लेकिन इस प्रोडक्ट से मुझे कोई वैल्यू नहीं मिली, तो आपका एक डिट्रैक्टर बढ़ गया ना, एक कस्टमर खराब हो गया। तो कस्टमर की प्रोफाइलिंग करके अच्छे से उसकी नीड समझ के फिर अपना प्रोडक्ट को समझाओ। जब आप कस्टमर की प्रॉब्लम समझ लेते हो तो कस्टमर खुद बोलता है, निधि जी ये बताओ मुझे पैसे कितने देने हैं। तो ये आपको कंसल्टेटिव सेलिंग पे वर्क करना है, ना कि मेरे जितने भी सेल्स में लोग हैं सर, मेरा पुराना फाउंडर मुझे हमेशा ये कहता था कि मैम आप अपनी टीम में ना 100 के बदले 150 लोग हायर किया करो, और आपके जो मरे हुए लोग होते हैं ना, जिनको आप कहते हो ये बिल्कुल नॉन परफॉर्मर हैं, वो हमारे दूसरे डिपार्टमेंट्स में दे दिया करो। आपका मरा हुआ हाथी भी हमारे लिए 100 लाख का होता है। तो क्यों भाई, कह रहे जो आप कहते हो ना इनको कुछ नहीं आता, वो वहाँ दूसरे प्रोसेसेस में जाके टॉप परफॉर्मर बन जाते हैं। आपका 100% जो है ना वो बाकी डिपार्टमेंट्स का 2000% है। तो आपका जो 5% आपके लिए करता है वो वहाँ पे 100% करता है। तो आप अपने लोग ज़्यादा हायर किया करो और अपने PIP वाले लोग ना दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया करो। वो लीडर्स बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि जो मैं उनके ट्रेनिंग्स पे, प्रोफेशनलिज्म पे,
बात करने के तरीके पे, कस्टमर को हैंडल करने के तरीके पे काम करती हूँ, वो तो इनबिल्ट हो जाता है ना सर। ठीक है। इवेंचुअली वो प्रोडक्ट में डिलीवरी रेवेन्यू दे पाते हैं नहीं दे पाते हैं वो एक अलग बात है, बट ओवरऑल एक टीम मेंबर डिसिप्लिन पे, सॉफ्ट स्किल्स पे, सेल्स कॉल्स पे, डायलर पे, हर चीज़ पे ट्रेंड हो जाता है। और एक ट्रेंड एम्प्लॉई हर एक कुछ, अब मुझे तो पता है मेरे लिए तो ये किसी काम करने, मैं तो ऐसे 100 और बना लूंगी, सही बात। लेकिन दूसरे लीडर को ये पता है कि ये निधि मैम की टीम से आया, इसको उठा लो। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, सेल्स की दुनिया में महिलाओं के लिए क्या चुनौती है, और क्योंकि आप खुद एक महिला हैं तो आपने उनको कैसे पार किया? देखो सर, सेल्स की लाइन में फीमेल्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि सेल्स में स्ट्रेच बहुत होता है। जी जी। इट्स अ नंबर जॉब है ना। आप आए हो, आप जाओगे तब जब आपका टारगेट होगा, चाहे आप एग्जीक्यूटिव हो चाहे आप एक हेड हो, राइट। तो आपके लिए चैलेंज सबसे ज़्यादा यही रहता है कि नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, वो आपको मैनेज करने के लिए आपके घर में या तो आपकी फैमिली तैयार हो। अच्छा, सेल्स में सबसे बढ़िया चीज़ ब्यूटी ये होती है, आप अपनी सैलरी से डबल कमा रहे होते हो, राइट। तो आपको अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड, अपने जॉइंट फैमिली में हो, अपने बच्चे जो हो, आपको वो देख के अपना प्रोफेशन आगे कंटिन्यू करना चाहिए। सेल्स बहुत टाइम मांगती है सर, सेल्स में सक्सेस कम है, फेलियर्स ज़्यादा हैं। हर महीने आप, हर रोज़ आप कुआं खोदते हो, आप हर रोज़ पानी निकालते हो, हर महीना आपके लिए एक नया चैलेंज होता है जिसमें आपको अपने आप को पूरा प्रिपेयर करना पड़ता है। तो सेल्स टफ है, लेकिन पैसा बहुत देती है। जब आप अपना टारगेट अचीव करते हो, वो जो सक्सेस का आपका वो टाइम होता है ना, येस आई हैव डन इट, वो आपको सेटिस्फाई करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको अपने पैशन को पहचानना है। क्या मुझे किक मिलती है जब मेरा कोई क्लाइंट कन्वर्ट होता है? क्या मुझे मंथली सैलरी पे काम करना है, या मेरी मंथली सैलरी मेरे बच्चों के लिए और मुझे इंसेंटिव्स पे काम करना है? मुझे ऐसे प्रोफेशन में जाना है जहाँ मैं 9 आवर्स की शिफ्ट में डबल कमा सकूँ। सो यू नीड टू सी कि आपको क्या फैसिनेट करता है, पैसा, प्रोफेशन, क्योंकि सेल्स में ग्रोथ भी बहुत जल्दी है। इफ़ यू आर अ गुड परफॉर्मर इन सेल्स, इंडस्ट्री आपको ऐसे खींचती है। तो आपको बैक एंड में पड़े रहना है, 1000 रुपए के अप्रेजल्स लेके सालों साल पड़े रहो, 9 से 5 की जॉब है। आपको जल्दी जल्दी ग्रो करना है, अच्छा पैसा कमाना है, डबल पैसा कमाना है। तो भाई अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, लाइक घर में छोटे बच्चे हैं, मदर इन लॉ संभालती हैं, भाई एक मेड रख लो ना, उनको भी सुख, बच्चों को भी सुख, आपको तो जॉब पे जाना ही जाना है। हस्बैंड आपके ज़्यादा बोलते हैं कि भैया तुम लेट रहती हो, ज़्यादा काम करती हो, हस्बैंड से बात करो, बोलो भैया 30,000 मेरी सैलरी है, 25,000 में इंसेंटिव कमाती हूँ, 55,000 हो गया। पूछना चाह रहा था कि 16 घंटे से, मतलब सेल्स का मतलब है कि आप पैसा तो ज़्यादा कमा रहे हो, लेकिन आप टाइम भी तो ज़्यादा दे रहे हो। आप रात को 12 बजे, मतलब फैमिली को कैसे समझाना? फैमिली को कैसे सर, ये तो देखो, आपकी फैमिली को भी अगर नीड होगी तो वो आपको जाने देगी ना। इवेंचुअली आप अगर बाहर 12 बजे तक काम कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है फ्री में कर रहे हो। जब सैलरी आ रही है तो कहीं ना कहीं फैमिली में भी तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे हो ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका हस्बैंड या आपका फैमिली मेम्बर में जितने भी लोग हैं, वो आपके इस कॉन्ट्रीब्यूशन को एज ए वैल्यूएबल चीज़ समझते हैं, या वो आपको खुद ही कोसते हैं कि भैया क्या जॉब कर रही है, 12 बजे तक काम कर रही है। दैट मीन्स उनको आपकी इस जॉब की कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, चाहे आपको ज़्यादा पैसे भी मिल रहे हैं, आप घुट घुट के जी रहे हो, क्या फ़ायदा ऐसे घुट घुट के जीने का? जाओ आप भी 9 to 5 करो, आपको 25-30 हज़ार सैलरी मिलेगी, घर में उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन करना। आजकल का ज़माना ये नहीं है कि मैं सती सावित्री नारी, मेरे हस्बैंड मुझे डांटे जा रहे हैं तो मैं वही करती जाऊँगी, मैं उनके लिए, फैमिली के लिए देखती जाऊँगी। भाई आपको बहुत इंटेलिजेंट प्ले करना है। अगर आप जो एक्स्ट्रा कमा रहे हो उसकी वैल्यू है आपकी फैमिली में, और पेरेंट्स भी बोल रहे हैं कि ठीक है हमारी बहू बहुत अच्छा काम कर रही है, पैसे ला के दे रही है, मार्केट में अच्छा नाम कर रही है, करो। नहीं तो आप कर ही नहीं पाओगे सर, बिना फैमिली सपोर्ट के आप कर ही नहीं पाओगे। बिल्कुल नहीं कर पाओगे। क्या फुल टाइम जॉब लेने से पहले इंटर्नशिप जरूरी होता है? जी, ज़रूरी होता है। और इंटर्नशिप के लिए किस चीज़ को देखना चाहिए? बड़ा कंपनी का नाम, या कंपनी छोटी है लेकिन सीखने का मौका बहुत ज़्यादा मिलेगा? देखो सर, अगर मैं सच जवाब दूं तो आप अगर एक इंटर्न हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि एक अच्छी कंपनी, क्योंकि देखो आपका रिज्यूमे पहले सेलेक्ट होता है, इंटरव्यू कॉल बाद में आती है। तो आपको अपने रिज्यूमे के अंदर सारी टॉप कंपनीज के नाम एटलीस्ट इनिशियल स्टेज पे तो रखने हैं, चाहे वहाँ पे आपको सैलरीज कम मिल रही है। ये मैं हमेशा, मैंने एक पॉडकास्ट में अपना भी एग्जांपल दिया था, मैंने कभी भी
जब तक मैं जॉब लाइन में थी मैंने कभी भी किसी कंपनी से या नाम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आप देखो उषा ग्रुप, EXL सर्विसेज, ICICI बैंक, इन्फो एज, जिसको naukri.com कहते हैं, जीवन साथी कहते हैं, है नौकरी इंटरनेशनल सेल्स कहते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, सिंपली मैरी कहते हैं। तो आपका रिज्यूमे ना आपका एक तरीके से बैंक का सेविंग अकाउंट है, वो बिल्ड हो रहा है जी। ठीक है। एक जॉब वाले के लिए आपका जो बिल्ड हो रहा है करियर, वो आपकी कंपनीज के नाम जो आपके CV में ऐड होते जा रहे हैं वो आपका रिज्यूमे बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है। और इंटरव्यू कॉल बाद में आती है, पहले रिज्यूमे में कीवर्ड सर्च होते हैं, और जब सर्च होते हैं और आपका रिज्यूमे सिलेक्ट होता है तब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आप किसी पोजीशन में जाकर अपने बारे में बता सको। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी कंपनीज के साथ काम करो, शुरू में अच्छी कंपनीज के साथ काम करो, एक बार रिज्यूमे बिल्ड हो जाए आपका, उसके बाद आप खुद भी स्विच लेना चाहोगे तो ले सकते हो। रिज्यूमे पे बात कर लेते हैं मैम। मान लीजिए मेरा एक्सपीरियंस ना के बराबर है जी, ठीक है, तो मैं रिज्यूमे में ऐसे क्या लिखूं कि जो रिक्रूटर है वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, और मेरा एक्सपीरियंस है नहीं बिल्कुल भी। जी सर, ये बात मैं अपने स्टूडेंट्स की काउंसलिंग में भी बोलती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, हम एक एडटेक कंपनी में मैं काम करती हूँ एज ए CEO। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि आप फ्रेशर हो, आपके पास एक्सपीरियंस तो कुछ होगा ही नहीं, राइट। अब जब नॉर्मल जॉब निकलती है, एक फ्रेशर के लिए निकलती है, तो उसमें 10-20 हज़ार लोग तो ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं। अब आपका शॉर्ट लिस्टिंग कैसे हो, उसके लिए आपको कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज करने चाहिए। आज की डेट में उदेमी, कॉर्सेरा, है ना, 200, 300, 500 रुपए के गूगल के उनके बहुत सारे कोर्सेज हैं। 6,000, 7,000 रुपए के अंदर आपको डेटा एनालिस्ट का कोर्स मिल जाता है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर BI। तो जो मार्केट में लेटेस्ट स्किल्स चल रहे हैं ना, शॉर्ट टर्म में आप वो कोर्स कर लो। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की डेट में ChatGPT बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे को, हर फाउंडर को आना चाहिए, राइट। आप फ्रेशर हो और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बिलीव मी, अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ChatGPT अपने CV में डाल दिया, राइट, आपको सबसे पहले कॉल आएगी, सबसे पहले कॉल आएगी, पे आ जाएगी, क्योंकि टॉप स्किल्स है ना सर। एक एम्प्लॉयर आज की डेट में, फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है फाइनेंस में, अच्छी कंपनी में, निधि अनेजा के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है फाइनेंस में, हिम्मत सर के पास है 10 साल का एक्सपीरियंस फाइनेंस में। ठीक है। निधि अनेजा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ChatGPT का एडवांस कोर्स कर रखा है। सर वो मुझे चूज करेंगे क्योंकि उनको पता है कि टेक्नोलॉजी पूरी AI पे चेंज हो गई है, शिफ्ट हो गई है। हमारी कंपनी में कोई ऐसा एम्प्लॉय तो आए जिसको AI आता हो, जो 10 लोगों का काम एक बंदा करे, जो सिस्टम्स इनबिल्ड करे, जो सिस्टम्स को चलाए, है ना, जिसकी रिपोर्ट्स आज की डेट में AI पे जनरेट हों। तो मार्केट शिफ्ट कर चुकी है सर। एक्सपीरियंस अब बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं कर रहा, लेटेस्ट स्किल्स वैल्यू ऐड कर रहे हैं। एक एक्सपीरियंस को जो पैकेज मिल रहा है, एक फ्रेशर को स्किल्स ऐड करके उतना ही पैकेज मिल रहा है। बिलीव मी, मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से भी बात करती हूँ, जॉब सीकर्स से भी बात करती हूँ, और जॉब असिस्टेंट्स वगैरह भी कुछ हमारी चीज़ें रहती हैं। तो तब मेरे को पता चलता है कि इन्होंने 5 साल एक्सपीरियंस लिया या 40,000 पे हैं, ये भाई साहब अभी फ्रेशर हैं, 6 महीने का इनको सिर्फ एक्सपीरियंस है, और इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ChatGPT और गूगल के कुछ कोर्सेज किए हैं, ये 40,000 6 महीने में ही कमा रहे हैं। तो मार्केट आज की डेट में स्किल्स मांग रही है, ऐड करो। ठीक है। एक जो इंटरव्यूअर होता है, जो इंटरव्यू लेता है, वो टेक्निकल स्किल्स ज़्यादा देखता है या सॉफ्ट स्किल्स, या दोनों होनी चाहिए? सर डिपेंड करता है कि आपकी जॉब का प्रोफाइल क्या है। अगर कोई BTech का कोई कैंडिडेट का इंटरव्यू, टेक्निकल कोई इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो टेक तो देखना मैंडेटरी है कि उसे क्या क्या आता है। बट अगर आप नॉर्मल HR, फाइनेंस, इन सब में जा रहे हो, फाइनेंस में भी आपसे कुछ फॉर्मूलाज पूछे जाएंगे, या आपसे कुछ कॉस्ट बैलेंस शीट वगैरह का पूछा जाएगा। HR में आपसे रिक्रूटमेंट के पोर्टल्स पूछे जाएंगे कि आपने कौन कौन से पोर्टल्स के थ्रू या कौन कौन से सोर्सेज के थ्रू हायरिंग की है। सेल्स में आपसे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आप क्लाइंट को कैसे क्लोज करते हो, ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं, बिग टिकट क्या होता है, B2C क्या होता है, B2B क्या होता है। बट ओवरऑल अगर आप इंटरव्यूअर की बात करो, तो वो अपने एक कैंडिडेट में सिर्फ एक ही चीज़ देख रहा होता है सर, कि ये कितना इंटेलिजेंट है, इसका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, इसकी करियर को लेकर सोच क्या है, क्या ये एक शॉर्ट टर्म हमारा कैंडिडेट रहने वाला है, ये लॉन्ग टर्म पे काम कर रहा है। आपका कमिटमेंट, आपका डेडिकेशन, आपका वैल्यूज़ जो आप इंटरव्यू में बताते हो, मैं हमेशा उसी पे काम करती हूँ। ज़्यादातर लोग उसी पे सिलेक्शन करते हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप फाइनेंस में आ रहे हो और आपको कम एक्सपीरियंस है, सिखा दूंगी।
सिखा दूंगी। अच्छा, जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्या क्लोथ्स भी मैटर करते हैं? बिल्कुल मैटर करते हैं सर। क्योंकि इनमें भी बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, क्या जी, पहने क्या ना पहने। बिल्कुल रहते हैं सर। आपको अगर आप एक फॉर्मल इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, हाँ, आपके पास आपने फॉर्मल शर्ट्स पहन रखे हैं, ट्राउज़र पहन रखे हैं, गर्ल्स ने आज की डेट में फॉर्मल ट्राउजर्स पहन रखे हैं, टक इन शर्ट्स पहन रखी हैं, दैट शोज़ कि आप सीरियसली इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होकर आए हो। अब मैं कुछ कैंडिडेट्स देखती हूँ सर, क्रॉक्स पहन के आ रहे हैं, लोफर्स पहन कर आ रहे हैं, वो इंटरव्यू देने आ रहे हैं, बाल उनके ऐसे जा रहे हैं। सर, आप एक सीरियस प्रोफेशन, एक करियर में एंटर कर रहे हो। अगर आप इंटरव्यू के लिए ही प्रिपेयर नहीं हो, आप अपने फॉरगेट अबाउट इंटरव्यू कि आप बोलोगे क्या और आपका सिलेक्शन क्या होगा, जब उसके जो 4-5 चेक्स हैं आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो, दैट मीन्स यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर करियर, राइट। तो ये चीज़ें बहुत, मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको फॉर्मल्स पे बहुत ध्यान देना चाहिए। आप एक कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप कहीं मूवी देखने नहीं जा रहे हो। साथ वाला आपकी सीरियसनेस आपके पहले कपड़ों से देखता है। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मतलब इंप्रेशन ये भी बोला जाता है कि पहले 30 सेकंड में ही शायद वो मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि ये सिलेक्ट है या रिजेक्ट है। 30 सेकेंड्स में। मेरी कंपनी में जब कोई कैंडिडेट आकर सर बैठता है ना इंटरव्यू एरिया में, मैं वहाँ से ही पता चल जाता है मुझे कि ये सिलेक्ट है या रिजेक्ट है। मेरे को पता होता है, क्योंकि आपको बॉडी लैंग्वेज, आपको उसके कपड़े, उसका बात करने का तरीका, बार बार घड़ी देखना, ये सब पता चल जाता है कि वेस्ट हो रहा है उसका टाइम। सीरियस कैंडिडेट, अच्छा और आधा घंटा लगेगा, कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेता हूँ, दैट मीन्स ही इज अ नीडी पर्सन। सही बात है। जब भी हमें किसी जॉब का ऑफर आता है, मतलब हम खुशी खुशी हाँ कर देते हैं जी, तो या उस ऑफर के आगे की चीज़ें भी हमें देखनी चाहिए कि इस कंपनी में क्या ग्रोथ होगी, मतलब आगे कैसे कैसे मैं, मतलब मेरी जॉब प्रोफाइल बढ़ेगी। तो सिर्फ और सिर्फ वो रनिंग पैकेज देखना चाहिए या आगे की ग्रोथ भी देखनी चाहिए? नहीं सर, देखो, अगर आपने अपना, जब हम पढ़ाई करते हैं, राइट, हम कॉलेज चूज करते हैं, तो हम एक फील्ड चूज करते हैं ना। हम फील्ड इसलिए चूज करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमें उस फील्ड में जाना है। तो जब आप किसी कंपनी को चूज करते हो या कंपनी आपको चूज करती है, तो आपको उस कंपनी का ग्लास डोर पे जाकर या उसके रिव्यूज को जाकर देखना है सबसे पहले। अगर मैं इस कंपनी में 1 साल काम करता हूँ तो मेरे रिज्यूमे में क्या नए स्किल्स ऐड हो रहे हैं। मैंने अपना कई बार ये बोला है, मैंने इंटरनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल्स इसलिए छोड़ दी एक पॉइंट इन टाइम पे आके कि अब मैं कुछ और यहाँ सीख नहीं सकती, क्योंकि असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट एक सर कॉलर की पोजीशन से जब आप एक असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट पहुँचते हो तो आपने वो सारे लेवल्स क्रॉस किए होते हैं और आपको वो हर रोल पता होता है जहाँ आपने एग्जीक्यूटिव बन के निभाया है, टीएल बन के निभाया है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप किसी कंपनी को चूज करते हो, सैलरी इज अ सेकेंडरी थिंग। आपका उस कंपनी के साथ क्या करियर रहने वाला है, जो आपका पैशन है और आपकी फील्ड है, क्या जो जॉब वो आपको ऑफर कर रहे हैं, क्या वो रिज्यूमे आपका रिच हो रहा है, क्या वहाँ जाके कुछ सीखने वाले हैं, या आपको लग रहा है कि पैकेज अच्छा है, मैं हूँ लॉयर और मुझे एचआर के अंदर कंप्लायंस का काम मिल रहा है, मैं कर लूँ। नॉट पॉसिबल। आप अपना रिज्यूमे वेस्ट कर रहे हो। इस कंपनी में काम कर लोगे, दूसरी कंपनी में जाओगे, छूटते ही वो बोलेंगे यार ये तो फोकस्ड ही नहीं है कैंडिडेट, इसने काम कर रखा है एचआर में, हाँ, और अब एचआर का एमबीए एचआर है और काम कर रहा है ये सेल्स में। दैट मीन्स कि ये जॉब हॉपिंग करता है, जो मिल जाए मिल जाए। तो आपका रिज्यूमे बहुत चीज़ें बताता है। तो हमेशा अपने रिज्यूमे के ऊपर अपनी फील्ड, अपने पैशन, कोर एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस करो। सैलरी सर बढ़ जाती है, अच्छा काम करते हो सैलरी मिल जाती है। और निधि अनेजा मैम ने भी अपना यूट्यूब चैनल बनाया है। जी सर। मतलब क्या, किस लिए, क्या रीज़न है उसका? सर क्या होता था ना कि मैं फुल टाइम वर्किंग हूँ एज ए COO, राइट, और मेरे पास मेरे बहुत सारे यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं। चैनल का नाम भी बता दीजिए। सेल्स बाय निधि, ठीक है, राइट। तो सेल्स बाय निधि पे क्या होता था कि मैं कोशिश कर रही थी कि चलो कुछ करते हैं, लेकिन मेरे यूट्यूबर जो फ्रेंड्स हैं ना, अब वो हर बार अपने एक क्लाइंट्स लेके आ जाते थे कि निधि मैम मेरा ये क्लाइंट है, इसका बिजनेस नहीं चल रहा है, इसकी कंसल्टिंग कर दो। तो मैं छूटते ही बोलती थी कि आपको पता है कि मैं फुल टाइम जॉब में हूँ और CEO पोजीशन हूँ सर, पूरा बिजनेस, पूरी कंपनी रन करती हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है इस चीज़ के लिए। तो इवेंचुअली जब बार बार मेरे को लोगों को मना करना पड़ता था ना, मैंने सोचा मैं अपना चैनल खोलती हूँ। और जितनी मेरी 28 ईयर्स की लर्निंग है, सेल्स की, हायरिंग की, है ना, और उसमें बिजनेस ग्रोथ की, 1000 करोड़ की जर्नी, ये सब मैं
टाइम एंड अगेन अपनी वीडियोस डालती जाती हूँ, और एक दिन क्या होगा, वो पूरी लाइब्रेरी बिल्ड हो जाएगी। तो जब भी कोई आकर बोलेगा बिजनेस नहीं चल रहा, तो मुझसे बोलूँगी पहले अपने 5 ये वीडियोस देख के ये फ्रेमवर्क्स तो कर लो। आप इतना भी प्रिपेयर हो गए, प्रैक्टिस कर ली, इम्प्लीमेंट कर लिया, आगे मैं आपको अगर कंसल्टेशन देती हूँ तो वो वर्क करेगा आपके ऊपर। सर जीरो से नहीं सिखा सकती, उसके लिए पहले थोड़ा खुद को प्रैक्टिस करके इम्प्लीमेंट करके एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको कंसल्टिंग जो है वो हेल्प करती है। मैं पर्सनली भी निधि मैम का चैनल रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि 28 साल का बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, और जैसे जैसे आपसे बातें हो रही है, मतलब एक एक टॉपिक पे आपकी बहुत ज़बरदस्त कमांड है मैम। कोई खास मैसेज जो भी आपके लिसनर हैं, व्यूवर्स हैं, जो आपको देख रहे हैं? मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि मैंने बहुत मुश्किल से ये चैनल जो है स्टार्ट किया है, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, लेकिन जो 28 इयर्स का एक्सपीरियंस है उसको आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं कोई कोर्सेज़ नहीं सेल कर रही हूँ, ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है उन हर बिज़नेस ओनर्स के लिए जिनको अपने बिज़नेस में चैलेंजेस आ रहे हैं और जो चाहते हैं कि हम बिज़नेस में ग्रो करें, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और हिम्मत जी के साथ मैं आज इस प्रोग्राम में इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे इनका चैनल बहुत पसंद है। जो इन्होंने अभी तक पॉडकास्ट किए, मैंने सारे पॉडकास्ट देखे हैं, एंड आई एम 100% श्योर हम दोनों मिलकर आप लोगों की, स्टूडेंट्स की स्पेसिफिकली, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और करना चाहते हैं। अगर आप लोगों को, स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली, जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, इंटरव्यू प्रिपरेशन से लेकर कहाँ से हम जॉब्स ढूंढें, कैसे प्रिपेयर करें, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप प्लीज़ हिम्मत सर को उनके चैनल पे कमेंट कीजिए। मैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में ये सारे क्वेश्चंस कवर करूँगी। बट स्टूडेंट्स के लिए भर भर के मेरे पास इंफॉर्मेशन है जो आपका एक राउंड में इंटरव्यू क्रैक करा सकता है। बट आपको इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है, आपके पास एक मेंटर होना ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप हिम्मत सर से कनेक्टेड रहिए और कमेंट्स करते रहिए। देखिए दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट था निधि मैम के साथ में, और ये हमारा स्टार्टिंग है। उसके बाद में हम ये पूरी सीरीज़ लेके आएंगे, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा बातें करनी है, बहुत कुछ सीखना है। जी और इस पॉडकास्ट में भी आपसे बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि मैं खुद बिजनेस कर रहा हूँ मैम, जी है ना। और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स बड़े कंफ्यूज रहते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, जॉब और बिजनेस को लेकर। जी तो थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, और अब तो आप आगे बुलाते रहेंगे, जी और जो भी आपकी नॉलेज है प्लीज़ आप शेयर करती रहिए। जी। बहुत अच्छा काम करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू हिम्मत सर। एंड मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि आप अपने कमेंट सेक्शन चेक कीजिए। अगर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम इंटरव्यू में फेल हो रहे हैं बार बार, या हमें अपना रिज्यूमे बिल्ड नहीं करना आता, या हमें लिंक्डइन नहीं पता, या हमें ये नहीं पता हम कहाँ से अपने रिज्यूमे को पोस्ट करें, कौन सी अच्छी वेबसाइट्स हैं जहाँ से हमें रिवॉर्ड आते हैं, तो आप डेफिनेटली मुझे बताइएगा, मैं एक सीरीज उसी के ऊपर करूँगी। डैम शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।